हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या होता है वो बताऊंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप नंबर वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या है। फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द बोरोवर्स। फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है किसके बीच में, जो सेवर्स हैं जिनके पास पैसा पड़ा है, सेविंग्स पड़ी हैं अपनी, और बोरोवर्स जो कर्जा वगैरह लेना चाहते हैं या पैसा लेके कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं। और इसको थोड़ा इलेबोरेट करूंगा। दिस मार्केट ट्रांसफर्स द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये एक ऐसी मार्केट है जो कि इन्वेस्टमेंट करवाती है किन लोगों से, उन लोगों से जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है, और पैसा ट्रांसफ़र होता है उन लोगों से जिनके पास ज़्यादा पड़ा है, और जाता किसकी जेब में, जो मनी के नीडी हैं, जिनको पैसा चाहिए। द इन्वेस्टर्स are called surplus units and the business enterprises are called deficit units। जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सरप्लस यूनिट्स कहा जाता है, क्योंकि उनके पास फालतू पैसा है तभी तो लगा रहे हैं। और जो लोगों को पैसा चाहिए उनको डेफिसिट यूनिट्स कहा जाता है। सो फाइनेंशियल मार्केट्स ट्रांसफर्स मनी सप्लाई फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू डेफिसिट यूनिट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट का मेन काम क्या है कि वो लोग जिनके पास पैसा फालतू पड़ा हुआ है उन लोगों से ट्रांसफ़र करके उन लोगों तक पहुंचाना जिनके पास पैसा नहीं है और उनको पैसे की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फंक्शंस क्या हैं फाइनेंशियल मार्केट के। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स के फंक्शंस क्या हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस आउट ऑफ विच सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड एज अंडर। ठीक है, उनमें में से कुछ मैंने नीचे डिस्कस किए गए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तकरीबन 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये मैं सिर्फ +2 लेवल पे डिस्कस कर रहा हूँ, +2 लेवल के हिसाब से डिस्कस करूंगा। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप नंबर वाइज उनको जाके चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो पहला मेन फंक्शन क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट्स एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। वो एक लिंक है किसके बीच में, सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। सेवर पैसे सेव करते हैं, वो अपना पैसा जो है इन्वेस्टर्स जो हैं कंपनियों वाले उनकी हिस्सेदारी खरीद के वहां लगा देते हैं। कैसे होता है ये पूरा चैप्टर है, आराम आराम से बताऊंगा आपको। तो फाइनेंशियल मार्केट्स ट्रांसफर सेविंग्स ऑफ सेवर्स टू मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो वो लोग जिन्होंने अपनी सेविंग्स की हैं वो अपनी सेविंग्स से कुछ पैसा निकालते हैं और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे पैसे डालते हैं। तो ये करता क्या है, फाइनेंशियल मार्केट मोबिलाइज करता है, यूटिलाइज करता है सेविंग्स, जो सेवर्स हैं उनका पैसा यूटिलाइज करके कहाँ पे लगाता है, इन्वेस्टर्स के पास, मतलब कंपनियों के पास वो पैसा लगाया जाता है। ठीक है, कैसे लगाया जाता है वो पूरा का पूरा इस चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। सेकेंड पॉइंट आ जाता है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। तो फाइनेंशियल मार्केट ही है जो प्राइस को डिस्कवर करने में हेल्प करती है। कैसे, प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स एंड demand for financial assets and securities in financial markets helps in deciding the price of various functional securities, financial securities, sorry functional बोल गया। तो बेसिकली ये जो है फाइनेंशियल मार्केट्स ये फैसिलिटेट करवाती हैं कि प्राइस क्या रहेगी। जब किसी कंपनी ने शेयर बेचना है तो उसका प्राइस क्या रहेगा, कैसे कैलकुलेट करेगी फाइनेंशियल मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई से। और भी कई जो है सेकेंडरी मार्केट या प्राइमरी मार्केट में और भी कई फैक्टर्स और भी कई फाइनेंशियल जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका प्राइस कैसे पता लगाया जाएगा, प्राइस पता लगाया जाएगा डिमांड एंड सप्लाई से। और डिमांड एंड सप्लाई कौन तय करेगा, जो मार्केट में होगी। तो कौन सी मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ये हेल्प करती हैं कि मार्केट के अंदर जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसका प्राइस डिस्कवर करवाया जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। जो भी कंपनीज है या जो मतलब जिनको पैसा चाहिए वो क्या करती हैं, वो अपने फाइनेंशियल एसेट्स निकालती हैं और वो आके मार्केट में बेचती हैं। तो इस हिसाब से उनके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, मतलब लिक्विड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को खरीदा और बेचा जा सकता है मार्केट में। ठीक है, तो इसमें इन फाइनेंशियल मार्केट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कैन बी बॉट एंड सोल्ड ईजिली। सो फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड
अ प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट सिक्योरिटीज इनटू कैश। तो फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंडर जो भी कंपनीज हैं वो अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल एसेट्स निकालती हैं और उसके थ्रू पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी उनके फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो एकदम हाईली लिक्विड हो जाते हैं या मार्केट में कभी भी खरीदे या बेचे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि प्राइस क्या रहने वाला है एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, या अवेलेबिलिटी क्या रहने वाली है, या फिर इसकी कॉस्टिंग क्या होगी। सो द इन्वेस्टर्स एंड द कंपनीज डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन गेटिंग द इंफॉर्मेशन एज इट इज रेडिली अवेलेबल इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइस और जो कॉस्टिंग वगैरह वो पहले की दी होती है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट का तो ये मेन काम है कि प्राइसिंग निकालना। तो जब प्राइसिंग पहले की दी होती है तो बोथ द इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, खर्चा नहीं करना पड़ता, टाइम मनी एफर्ट्स बच जाते हैं उनके। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और इसके लिए इंडिया में सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो चाहती है कि जो खरीद बेच है वो सस्ते से सस्ते दामों में हो सके, और उसके लिए कई इंस्ट्रूमेंट्स निकाले जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जो कि फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर में से है, और नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। जो फाइनेंशियल मार्केट है इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये कितने टाइप की होती है। बेसिकली देयर आर टू सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो इसके मेन टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट। मैंने फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ है, इसमें एक तरफ मैंने लिखा है कैपिटल मार्केट, एक तरफ लिखा है मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जो लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है। बेसिकली लॉन्ग टर्म फंड्स वो होते हैं जो एक साल से ज़्यादा के लिए लेंडिंग एंड बोरिंग होती है, ठीक है। और इसके अंदर आ जाता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट भी कहा जा सकता है। प्राइमरी मार्केट के अंडर डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, और सेकेंडरी मार्केट के अंडर भी डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। और मनी मार्केट वो मार्केट है जो शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स अरेंज करती है, शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग बोरिंग करती है, और शॉर्ट टर्म कितनी होगी, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। और कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ मनी मार्केट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा डिटेल। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जो कि फाइनेंशियल मार्केट में से होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट होता क्या है। मनी मार्केट बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स मेंट फॉर द यूज या फॉर अ यूज ऑफ अ पीरियड अप टू 1 ईयर। तो मनी मार्केट क्या है, शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए अगर हमने लेंडिंग करनी है या बोरिंग करनी है एक साल के अंदर अंदर के टाइम पीरियड के लिए, तो उस सिचुएशन को हम मनी मार्केट कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में किसी को समझाना हो तो मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड से डील करती है। शॉर्ट टर्म फंड्स इज तकरीबन टाइम पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। तो इसमें होता क्या है, जनरली मनी मार्केट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस है, किसका सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है वो मैं पिछले चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, पीछे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। ट्रांजैक्शन ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड्स लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ कैश फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड ऑल्सो सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज हैविंग 1 ईयर और विच गेट्स रिडीम्ड और पेड बैक विद इन 1 ईयर। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा कहने की बात है वो ये है कि मनी मार्केट लेंडिंग एंड बोरोइंग से रिलेटेड होती है और लेंडिंग एंड बोरोइंग के इंस्ट्रूमेंट से डील करती है। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी लेंडिंग एंड बोरोइंग का जो टाइम पीरियड है वो लेस देन 1 ईयर है या अप टू 1 ईयर और लेस, ठीक है। मनी मार्केट इज नॉट अ फिक्स जोग्राफिकल एरिया, इसका कोई फिक्स जोग्राफिकल एरिया नहीं है, बट इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट्स विच डील विद शॉर्ट टर्म डेट्स। तो बेसिकली इसका कोई फिक्स जोग्राफिकल एरिया नहीं है, बट इसमें वो सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग एंड बोरोइंग करते हैं। कॉमन इंस्टीट्यूशंस जो आ जाते हैं, कॉमन इंस्टीट्यूशंस आर सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स एंड ऑल्सो LIC, GIC, UTI एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक साल से कम के लिए लेंडिंग और बोरोइंग करती हैं वो सब मनी मार्केट में आ जाता है। मनी मार्केट मींस लेंडिंग बोरोइंग फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स मतलब करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं जो भी आपको
या खासियत जो भी आपको। फर्स्ट इज मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग बोरोइंग से रिलेटेड है, मतलब अप टू 1 ईयर, ज्यादा से ज्यादा 1 साल या उससे कम। नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन, इसकी कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है। जैसे शेयर मार्केट क्या क्या एक फिक्स्ड एरिया है, वहां पे लोग शेयर खरीदते हैं बेचते हैं ऑनलाइन, और एक स्टॉक एक्सचेंज एक पर्टिकुलर जगह है। बट यहाँ पे क्या है, कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है इसका, समझ गए बात। तो ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की हो सकती है। मेजर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन मनी मार्केट आर आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, एलआईसी एंड जीआईसी। तो बेसिकली इसमें जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, और इसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी हो सकती हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें आते हैं। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सीपीज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें कई सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे मैंने नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन से मनी मार्केट के कॉल मनी क्या होता है और ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जो कि फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर में से है। वो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉल मनी क्या होता है, ठीक है। वैसे तो कई इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे के सारे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नंबर वाइज सारे जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉल मनी होता क्या है। द मनी बोरोड और लेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली 1 डे इज नोन एज कॉल मनी। तो कॉल मनी एक ऐसा मनी है जिसको आप बोरोइंग या लैंडिंग करो तकरीबन 1 दिन के लिए, उसे कॉल मनी कहते हैं। इसको मनी एट कॉल भी कहते हैं, ज्यादातर बैंक वगैरह करते हैं। संडेज एंड अदर हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पस। तो इस पर्पस के लिए संडे या फिर अदर जो भी नेशनल हॉलीडेज हैं उनको नहीं गिना जाता। तो जब भी लैंडिंग या बोरोइंग होती है तकरीबन 1 दिन के लिए, उसे कॉल मनी कहा जाता है। कॉल मनी और क्या होता है इसके बारे में। कॉल मनी इज मोस्टली यूज्ड बाय बैंक्स व्हेन दे फेस टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश। तो अगर बैंकों के पास शॉर्ट टर्म के लिए कैश खत्म हो जाता है तो वो दूसरे बैंक से या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक आधे दिन के लिए कर्जा उठा लेते हैं, तो उस सिचुएशन को हम कॉल मनी कहते हैं। द बैंक्स विच सरप्लस लेंड्स टू द बैंक्स इन शॉर्टेज फॉर 1 or 2 days। तो वो बैंक्स जिनके पास फालतू पैसा होता है, जो एक्सेस रिजर्व्स होते हैं, वो किनको 1-2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए लेंडिंग करते हैं, वो जिनको रिक्वायरमेंट होती है उन बैंक्स को। कॉल मनी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। इसको कॉल मनी को इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर इस टाइप का कर्जा बैंक ही आपस में एक दूसरे को लेते या देते हैं। Even other organizations, that is insurance companies, mutual funds, etc., also deal with call money। तो म्यूचुअल फंड्स भी एक आधे दिन के लिए पैसा किसी से ले लेते हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज भी ले सकती हैं। इट इज़ अ मार्केट ओवर द टेलीफोन। बेसिकली एक टेलीफोन की कॉल पे ये 1 दिन के लिए लोन ले लिया जाता है या दे दिया जाता है। द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अ कॉल मनी आर एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वेरीज फ्रॉम 1 day to 15 days, एंड इट्स लिक्विडिटी इज जस्ट नेक्स्ट टू कैश। बेसिकली इसमें 1 दिन से लेकर 15 दिन तक के लिए कर्जा होता है, जो कि वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड है, और ये हाईली लिक्विड माना जाता है, क्योंकि आपको 1 दिन से लेकर 15 दिनों के बीच बीच में कर्जा लेना और देना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक्स रिक्वायर कॉल मनी टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। ज्यादातर बैंक्स को ऐसा पैसा क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है जिसने कैश रिजर्व रेशियो डिक्लेयर किया है कि खड़े पैर बैंक के पास इतना जो है CRR जो वो RBI या सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाएगा। ये रूल्स रेगुलेशंस है, आप मॉनिटरी पॉलिसी के चैप्टर में जाके देख सकते हो, मैंने डिटेल में मैक्रो इकोनॉमिक्स में बनाया। तो बैंक्स को एक ऑब्लिगेशन होती है कि उनको CRR रखना है। CRR होता है कुछ परसेंटेज जो कि छोटे बैंक RBI या सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे। उस परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए अगर उस बैंक के पास पैसा खत्म हो गया तो वो दूसरे बैंक से कुछ टाइम के लिए उधार ले लेता है। द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट। तो इस छोटे से लेंडिंग बोरोइंग के चक्कर में जो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हो या आपको मिलता है उसको कॉल रेट कहा जाता है। इट इज अ वेरी वॉलेटाइल रेट विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर। ये जो कॉल रेट है ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, काफी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं इसमें, और कभी कभी एक दिन में चेंज होता है और कभी कभी घंटों में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था कॉल मनी या मनी एट कॉल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको इस चैप्टर के सारे लिंक्स चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं।
टेक हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ फाइनेंशियल मार्केट का एक और टॉपिक जो कि मनी मार्केट के अंडर आ जाता है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये सारा का सारा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आपको ये पॉज करके नोट भी करना है, और अगर आपको इस चैप्टर के सारे लिंक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, मैंने नंबर वाइज सारे लिंक्स दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक, मतलब कंट्री का हेड बैंक जो कि इंडिया में आरबीआई है, वो इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करता है। क्यों? दीज बिल्स enabled the government to get short-term borrowings as these bills are sold to the banks and general public। ये बिल्स बेसिकली जनरल पब्लिक और बैंकों को बेचे जाते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, दीज बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड आर इजीली ट्रांसफरेबल। ये जो बिल्स हैं ये नेगोशिएबल हैं और इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बैंक ने खरीदे, वो किसी और बैंक को दे के पैसे ले सकता है, मतलब बेच सकते हैं आपस में एक दूसरे को, ठीक है, ट्रांसफरेबल होते हैं। दीज आर इशूड एट डिस्काउंट, वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? अगर मान लो 100 रुपये का बिल है, लेट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर 100 रुपये का बिल है तो वो 90 रुपये में इशू कर दिया जाएगा और कह दिया जाएगा जब मैच्योरिटी होगी तो आपको 100 रुपये ही मिलेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं कि वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल एग्जांपल बताई आपको। और दीज आर कंसिडर्ड सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स एज दीज आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक। ये सबसे सेफेस्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो खुद सेंट्रल बैंक ने इशू किए हैं। सेंट्रल बैंक मतलब हेड बैंक ऑफ द कंट्री, तो इनके पीछे तो सरकार का भी भरोसा ही है ना, तभी तो सरकार इशू कर रही है थ्रू सेंट्रल बैंक। द मैच्योरिटी ऑफ ट्रेजरी बिल्स वेरीज फ्रॉम 14 डेज टू 364 डेज। इनकी जो मैच्योरिटी है वो 14 डेज से लेकर 364 डेज तक की होती है, मतलब एक साल के कम कम होगी और 14 दिनों से ज़्यादा होगी। फिर क्या आता है? ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स। दे आर इशूड at a price lower than their face value and repaid at par। इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। और ये किस प्राइस पे इशू होते हैं? जिस प्राइस पे इनको इनकी वैल्यू है, मान लो 100 रुपये इनकी वैल्यू है, तो उससे कम प्राइस पे इशू किए जाएंगे, लोग 90 रुपये में खरीदेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब मेच्योरिटी आएगी तो 100 रुपये ही मिलेगा। समझ गए बात? जो इनकी फेस वैल्यू होती है उससे कम पैसे में ये इशू किए जाते हैं। दीज आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इन मल्टीपल ऑफ देयर ऑफ। तो बेसिकली मिनिमम अगर किसी ने खरीदने, कोई बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी पर्सन है, उसको मिनिमम 25,000 के खरीदने पड़ेंगे और उसके मल्टीपल में, जैसे 25,000 या 50,000 या 70,000 एंड सो ऑन, ठीक है। सपोज एन इन्वेस्टर परचेजेस 3-month ट्रेजरी बिल विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख फॉर ₹95,000। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी ने ट्रेजरी बिल्स खरीदे 1 लाख रुपए के, तो उसे कितने में मिलेंगे? 95,000 में। 95,000 में वो 1 लाख के बिल खरीद सकता है। बाय होल्डिंग द बिल टिल मेच्योरिटी पीरियड ही विल गेट 1 लाख एंड द डिफरेंस बिटवीन द बिल अमाउंट एंड द अमाउंट पेड टू परचेज इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो बेसिकली उसे 5,000 जो पैसे प्रॉफिट हुआ है वो तो एक टाइप का इंटरेस्ट ही हुआ ना, क्योंकि उसने लाख रुपए के बिल खरीदे 95,000 में, और 95,000 में जो उसने खरीदे, जो उसका गैप था, जो उसका प्रॉफिट था, बेसिकली वो उसका इंटरेस्ट है जो उसने उसमें में से कमाया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कमर्शियल बिल्स, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप नंबर वाइज जाके चेक कर सकते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर के अंदर मनी मार्केट के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें सबसे जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो कमर्शियल बिल्स आ जाता है। अब ये कमर्शियल बिल्स होते क्या हैं ये डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कमर्शियल बिल्स आर ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म ऑन अनदर। एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म से कुछ पैसा कर्जे में ले लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसे कमर्शियल बिल्स कहा जाता है। दीज आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन क्रेडिट परचेज एंड सेल। ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी कॉमन है आपस में इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिससे वो कर्जे सेल परचेज या कर्जा लेना या देना करती रहती हैं। दे हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड, जनरली 90 days, एंड कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक इवन बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। बेसिकली इनका टाइम शॉर्ट पीरियड होता है, 90 दिनों का होता है, 90 days का होता है, और उससे भी पहले
अगर 90 दिनों से भी पहले आपको पैसे चाहिए तो इनको डिस्काउंट किया जा सकता है बैंक से। फॉर एग्जांपल 90 दिनों से पहले मेरी कंपनी ने किसी और कंपनी को कर्जा दिया, मगर मुझे 90 दिनों से पहले चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 90 दिनों से पहले मैं जाऊंगा किसी बैंक को, कहूंगा देख भाई मैंने फलां फलां कंपनी से इतने पैसे लेने, तू ऐसे कर मेरे को इतने पैसे दे दे और फिलहाल मेरे को पैसे की जरूरत है, तू ये रख, तू सीधा डायरेक्टली उससे डील कर लेना और ये पैसे मुझे दे दे। समझ गए बात। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड, मतलब इनको सेल परचेज किया जा सकता है, ये नेगोशिएबल है। मैंने किसी को कर्जा दिया, अब वो जो मेरी जो दूसरे बंदे की लाइबिलिटी है वो मैं किसी और को बेच सकता हूँ ताकि उस बंदे का डायरेक्टली उससे डील हो जाए। ठीक है। द ड्रॉई ऑफ द बिल ऑनर्स द बिल ऑन ड्यू डेट। ठीक है। तो जो ड्रॉई होगा, जो मेरे से खरीदेगा, वो क्या करेगा, वो जब भी मेच्योरिटी की डेट आएगी तो फलां फलां बंदे से जिससे मैंने पैसे लेने थे वो उससे ले लेगा, मतलब जिस बिजनेस से। अ ट्रेड बिल इज नथिंग बट रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट वेयर द ड्रॉर, या फिर जो इंस्ट्रक्टर है, वेयर द ड्रॉर इंस्ट्रक्ट्स डायरेक्ट, इंस्ट्रक्ट भी कर सकता है, डायरेक्ट भी कर सकता है, पेई या ड्रॉई टू मेक पेमेंट विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड। तो मैं आपको ये सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। मान लो ए है, ए मैं हूँ, ठीक है। ए ने बी कंपनी को पैसे दे दिए, उसे चाहिए थे, ठीक है। जब उसे पैसे दे दिए तो उसके बदले उसके पास कमर्शियल बिल्स आ गए, ठीक है। अब ये जो ए है ये सी को बेच देता है, ठीक है। तो जब भी मेच्योरिटी पीरियड है तो सी ए से पैसे निकलवा लेगा। समझ गए बात। इस टाइप का ये जो है ये एग्जाम्पल है। उसके बाद द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल एंड बिकम्स लायबल टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिल्स और एकोमोडेशन बिल्स। तो ये बेसिकली जो कमर्शियल बिल्स होते हैं, ये आपस में कंपनियां आपस में लेन देन करती हैं 90 दिनों के लिए, ठीक है। 90 दिनों के अंदर अंदर उनको कर्जा वापस करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म होता है वेरी, और ये हाईली लिक्विड होता है। क्यों? आपने जो कर्जे के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कमर्शियल बिल्स हैं, वो आप किसी और को भी दे सकते हो, आप किसी और को बेच सकते हो और उससे पैसे ले सकते हो, और जिसको बेचोगे फिर आपस में जिसको आपने पहले कर्जा दिया हुआ है उसका और जिसको बेचोगे उसका लेन देन हो जाएगा, आप बीच में से निकल जाओगे। तो बेसिकली ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि काफ़ी कॉमन है आज के टाइम पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि फाइनेंशियल मार्केट के अंडर जो मनी मार्केट है उसके क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, या कमर्शियल पेपर क्या होता है, जिसको सीपीबी कहा जाता है। It is an unsecured promissory note issued by public or private sector companies with a fixed maturity period which varies from 15 days to 1 year. तो बेसिकली ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। अनसिक्योर्ड मतलब इसके पीछे कुछ नहीं है। अगर ये डूब गई कंपनी तो फिर किसी को कुछ पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ज़्यादातर एक फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड के लिए लाया जाता है, जिसका टाइम है 15 days to 1 year. Since commercial papers are unsecured, so these can be issued by companies having good reputation and credit worthiness. क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है, इस वजह से सिर्फ वही कंपनियां लेके आती हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन होती है। क्योंकि लोगों को पता है कि ये कंपनी तो डूबेगी नहीं, ठीक है, तो हमारा पैसा तो एक टाइप का सेफ है। अगर कोई जाली कंपनियां या छोटी मोटी कंपनियां, नकली नुकली कंपनियां बना के अगर ये इशू करने लग जाएंगी तो कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? उनकी रेपुटेशन ही नहीं होगी। द कमर्शियल बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर द मेन इन्वेस्टर्स ऑफ कमर्शियल पेपर्स। ज़्यादातर कमर्शियल पेपर्स में कौन इन्वेस्ट करता है? कमर्शियल बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म के लिए पैसे देते हैं कंपनी को, और उस शॉर्ट टर्म के अंडर कंपनी जब पैसे वापस करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा वापस करती है, और म्यूचुअल फंड्स वाले उसमें से जो प्रॉफिट कमाते हैं अपनी जेब में भी रखते हैं, और जिनसे एसआईपी वगैरह लगवाई हुई है उनको भी थोड़ा बहुत दे देते हैं। फंड्स रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर्स आर यूज टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट्स। तो बेसिकली यहाँ से जो पैसा निकाला जाता है वो फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है वो बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। दिस इज ऑल्सो known as bridge financing. इसको bridge financing भी कहा जाता है। Commercial papers are introduced in India for the first time in 1990. तो commercial papers कब आए थे इंडिया में? सबसे पहले 1990 में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल मार्केट का एक और टॉपिक, जो कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करें हम। इनका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसको सीडीज भी कहा जाता है। तो ये होते क्या हैं, चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इंट्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इन 1989 टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स
in the country and thereby give investors a greater flexibility in terms of utilization of their short term funds. तो बेसिकली इंडिया में ये कब इंट्रोड्यूस हुए 1989 में, और इससे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में एक और काफ़ी रेवोल्यूशनरी स्टेप आया, एक और इंस्ट्रूमेंट बढ़ गया जिससे कि इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि वो अब अपने गिवन पैसे को और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। याद रखना, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू किया जाता है, ठीक है। डीमटेरियलाइज्ड मतलब डिजिटल फॉर्म, ठीक है। अगेंस्ट द फंड्स डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो ये किसके अगेंस्ट इशू होता है, जो भी बैंक्स में पैसा है उसके अगेंस्ट ये इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है। आरबीआई इशूज गाइडलाइंस फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। आरबीआई टाइम टू टाइम इसके लिए जो है गाइडलाइंस इशू करती रहती है ताकि कहीं कोई कंपनियां मतलब बेईमानी करके जो है इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा ना दें, ठीक है। तो ये होता क्या है, इट इज़ अ टाइम डिपॉजिट विच कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट एंड ओनली बैंक्स कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। जो सिर्फ बैंक्स हैं वही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू कर सकते हैं, और ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इट इज़ अ बेयरर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो जो भी ये सर्टिफिकेट होते हैं ये बेयरर फॉर्म में होते हैं, और ये एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा वो टाइटल ओनर होगा, ठीक है। It is also negotiable instrument and can be transferred easily. Certificate of deposit is issued by banks against the deposits kept by companies and institutions. तो बेसिकली बैंक्स इसको इशू करते हैं किसके बेस पे, कि उनके पास जो डिपॉजिट्स हैं, कुछ डिपॉजिट्स पड़े होते हैं, उनके बेस पे ये इशू करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स रेंजेस बिटवीन 91 डेज टू 1 ईयर। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 91 डेज से लेकर 1 ईयर तक होता है। दीज कैन बी इशूड ऑन इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन एंड कंपनीज during the period of tight liquidity when the deposits growth is slow but the demand for credit is high। तो ज़्यादातर ये इशू तब किया जाता है बैंक्स के जरिए या बैंक्स के थ्रू ज़्यादातर तब इशू किया जाता है जब बैंक्स को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो लोन्स हैं, क्रेडिट है, उसकी डिमांड तो बहुत हाई है मगर लोग अपने पैसे बैंकों में जमा नहीं करवा पा रहे। तभी तो बैंक को लोन लेने के लिए इधर उधर जाना पड़ रहा है ताकि वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को या फिर कंपनीज को लोन दे सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी जो टॉपिक है वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, मैंने सारे लिंक्स नंबर वाइज लगाए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा टॉपिक एक डिस्कस जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वर्सेस फिक्स डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड जिसको सीडी भी कहा जाता है और जो फिक्स डिपॉजिट है, इसमें क्या डिफरेंस है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में मैंने लिखा हुआ है दीज आर फ्रीली नेगोशिएबल। ये फ्रीली नेगोशिएबल है, मार्केट में सेल परचेज की जा सकती है, मगर एफडी की मार्केट में सेल परचेज नहीं हो सकती। जिसने एफडी करवाई है उसी को ही मिलेगी, वही तुड़वा सकता है, वो अपनी एफडी किसी और को नहीं बेच सकता। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में सेकंड पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कैन बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज टू 1 ईयर। इसका जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 91 डेज से लेकर 1 साल के अंदर अंदर है, क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मगर एफडी जब भी आप कराते हो फिक्स डिपॉजिट, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी कराओ लंबा। समझ के बात। थर्ड पॉइंट आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में दीज आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट्स हेल्ड। तो बेसिकली ये डिस्काउंट रेट पे इशू होता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है तो वो 95,000 में मिल जाएगा, 90,000 में मिल जाएगा, तो कुछ डिस्काउंट पे मिलेगा। मगर एफडी में या फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता। दीज आर इशूड फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। तो बेसिकली एफडी क्या होता है, जितने लाख की या जितने हजार की एफडी करानी है उतने ही पैसे देने पड़ते हैं, उसका कोई डिस्काउंटेड नहीं देना पड़ता। जब मैच्योरिटी होती है तो उसके ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। समझ की बात। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं ये बहुत आसान है। इसमें क्या है, हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट को कैसे डिफर करते हैं, ये चीज़ मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको नंबर वाइज जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फाइनेंशियल मार्केट का ये चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कैपिटल मार्केट क्या होती है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड से डील करती है। इट इंक्लूड्स all the organizations, institutions and instruments that provide long term and medium term funds, basically more than 1 year. तो फाइनेंशियल मार्केट में लेंडिंग एंड बोरोइंग आ जाती है फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा के लिए लेंडिंग एंड बोरोइंग करने वाले जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैपिटल मार्केट में आ जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत छोटी सी थी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ये चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट का, और नेक्स्ट टॉपिक पे मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट। कि कैपिटल मार्केट के फीचर्स क्या है, खासियत क्या है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल मार्केट होता क्या है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कैपिटल मार्केट होता है लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जो लेंडिंग एंड बोरोइंग से रिलेटेड है, जिनका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा है। 1 साल से ज़्यादा के लिए कर्जा लेना या देना या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डील करना जिनका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा होगा वो कैपिटल मार्केट में माने जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पहला फीचर है लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स हैं या सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच में ये एक लिंक है। कैसे? कैपिटल मार्केट इज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बीच में ये क्रूशियल लिंक है। ठीक है, द कैपिटल मार्केट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम सेवर्स टू बोरोअर्स फॉर लॉन्ग टाइम। तो सेवर्स जो होते हैं वो अपना पैसा लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में या लॉन्ग टर्म के लिए कहीं डालते हैं, किसी भी कंपनी में, या उसकी कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं। तो ये लिंक हुआ ना किसके बीच में? सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। तो ये जो लिंक है, लॉन्ग टाइम का लिंक, इसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। सेकेंड आ जाता है इट डील्स इन लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि मीनिंग है इसका कि कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। इट डज नॉट डील विद चैनलाइजिंग सेविंग्स फॉर लेस देन 1 ईयर। तो सिंपल वर्ड्स में 1 साल से कम के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे डील नहीं करता, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म से डील करता है। बेसिकली टाइम पीरियड शुड बी मोर देन 1 ईयर। ठीक है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आ जाते हैं। थर्ड आ जाता है यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज। ये अपने जो इंटरमीडियरीज हैं उसको यूटिलाइज करता है। कौन कौन से इंटरमीडियरीज हैं? कैपिटल मार्केट्स मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट इंटरमीडियरीज। कैपिटल मार्केट में कई इंटरमीडियरीज आ जाते हैं। इंटरमीडियरीज बेसिकली बिचौलों को कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, डिपॉजिटरीज एटसेट्रा, ये आ जाते हैं इंटरमीडियरीज। ठीक है, ये इंटरमीडियरीज हैं। दीज इंटरमीडियरीज एक्ट as working organs of capital market and are very important elements of capital market। तो ये जो बिचौलिए हैं या इंटरमीडियरीज हैं, इनके बिना कैपिटल मार्केट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, काम ही नहीं कर पाएगी। ब्रोकर्स या अंडरराइटर्स, डिपॉजिटरीज एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके बिना हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इनके बिना काम चलेगी, क्योंकि जो भी फंड्स होता है इन्हीं के थ्रू मूव होता है। कैसे होता है वो आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। किसी भी कंट्री में कितनी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितना पैसा सेवर से मतलब इन्वेस्टर की जेब में जा रहा है, वो सारा का सारा ज़्यादातर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट में डिटर्मिन किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। द एक्टिविटीज ऑफ कैपिटल मार्केट डिटर्मिन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कितनी कैपिटल फॉर्मेशन, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना % जीडीपी का इन्वेस्ट होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? सारा का सारा कैपिटल मार्केट के इस इंस्ट्रूमेंट, कई इंस्ट्रूमेंट है तो बेसिकली कैपिटल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कैपिटल मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु हैव सरप्लस फंड्स सो दैट दे इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन द कैपिटल मार्केट एंड आर एनकरेज टू सेव मोर फॉर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन एनकरेज की जाती है। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे एनकरेज होगी? तो बेसिकली जो सेवर्स हैं वो देखेंगे कि कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सेविंग्स करेंगे, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो उस पर पैसे भी लगाएंगे। तो कैपिटल मार्केट ही डिटर्मिन करती है कि हर एक कंट्री में या किसी भी कंट्री में कितनी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। जो कैपिटल मार्केट है वो अन्यवा नहीं चलती, उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अपनी मर्जी से नहीं वो काम करते। ठीक है ना, गवर्नमेंट कुछ रूल सेट करती है, उसी के हिसाब से चलानी पड़ती है। कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स फ्रीली बट अंडर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। फ्रीली मतलब डिमांड सप्लाई अपने हिसाब से वो तय करते हैं, डिमांड और सप्लाई उनकी अपने हिसाब से होता है, मगर जो गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उन्हीं के हिसाब से उनको चलना पड़ता है। दीज मार्केट्स
functions within the framework of government rules and regulations. That is, stock exchange जो stock market है works under the regulation of SEBI, which is a government body. Basically जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की चुनी हुई बॉडी बनाती है, जैसे शेयर मार्केट के रूल्स रेगुलेशन सेबी बनाती है। तो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है। फ्रीली तो डिमांड एंड सप्लाई पे तो काम करते ही हैं, मगर ये रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से या हैफ हैज़र्ड मैनेड में ये काम नहीं करता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा आइडियल कैपिटल मार्केट क्या होती है। ठीक है, आइडियल मतलब एक अच्छी कैपिटल मार्केट में क्या होना चाहिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है आइडियल कैपिटल मार्केट। एक आइडियल कैपिटल मार्केट क्या होती है? सबसे पहले कैपिटल मार्केट क्या होती है वो बता देता हूँ। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे लैंडिंग एंड बोरोइंग होती है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अगर आप लैंडिंग करते हो या बोरोइंग करते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की और उसका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा है तो उसे कैपिटल मार्केट कहा जाएगा। तो एक अच्छी कैपिटल मार्केट में क्या होना चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। एन आइडियल कैपिटल मार्केट इज़ वन विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। तो एक अच्छी कैपिटल मार्केट वो मानी जाएगी जो फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट, वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना या बेचना काफ़ी रीजनेबल पड़ता हो। ठीक है, बहुत सस्ता पड़ता हो, रीजनेबल कॉस्ट पे हो, विच फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सेकंड कंडीशन जो सेटिस्फाई करती है एक अच्छी कैपिटल मार्केट के मुल्क की तरक्की करे, मतलब कंट्री के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करे। तीसरा, वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, फेयर एंड कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट। बेसिकली एक कैपिटल मार्केट, अच्छी कैपिटल मार्केट में जो ऑपरेशंस होंगे, कामकाज होंगे, वो फ्री होंगे, फेयर होंगे, कॉम्पिटिटिव होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, कोई बेईमानी वगैरह नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट मस्ट प्रोवाइड सफिशेंट इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। बेसिकली इन्वेस्टर्स को एक सफिशेंट जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सफिशेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जितने भी इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर को चाहिए वो दे। ये ना हो कि उसने पैसा इन्वेस्ट किया और कोई इन्फॉर्मेशन बाद में निकली तो वो शेयर गिर गया और उसके पैसे डूब गए। समझ गई बात? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छी कैपिटल मार्केट सारी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट आ जाता है मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली। तो बेसिकली एक और जो है जो मेन फीचर है वो ये माना जाएगा कि जो भी ये है अपने कैपिटल को या इसकी कैपिटल को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करेगी। ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उसकी कैपिटल को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करेगी। एक अच्छी कैपिटल प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए ही कैपिटल मार्केट जानी जाती है। जितना प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किया जाएगा पैसे को, उतनी ही अच्छी तरीके से जो है कैपिटल मार्केट काम करेगी। ठीक है, तो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई रहनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक मेन कंडीशन है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कितने टाइप्स की होती है, इसमें सबसे पहला पार्ट जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है प्राइमरी मार्केट, और बाद वाली वीडियोस में हम सेकेंडरी मार्केट भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। तो प्राइमरी मार्केट सिंपल वर्ड्स में समझाया मैंने। प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू issue market, as in this market securities are sold for the first time। प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें सिक्योरिटीज को पहली बार मार्केट में लाया जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी ABCD कंपनी है, वो कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपने शेयर लॉन्च करती है, तो जब वो पहली बार मार्केट में आके बिकते हैं उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। इसीलिए तो नए शेयर्स है ना, ऑलरेडी सेल परचेज थोड़ी ना हो रही है, वो तो सेकेंडरी मार्केट होती है। तो प्राइमरी मार्केट में पहली बार शेयर्स को लॉन्च किया जाता है। प्राइमरी मार्केट directly contributes to the capital formation because in primary market company goes directly to investors and utilizes these funds for investment। तो जब भी प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपने शेयर्स को लॉन्च करती है तो जो भी पैसा इकट्ठा करती है कंपनी, वो सीधा कंपनी के ओनर्स की जेब में जाता है या कंपनी के मालिकों की जेब में जाता है, जिस पैसे को वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और प्राइमरी मार्केट में ही कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर सेकेंडरी मार्केट में करें वो तो सेल परचेज हो रहे हैं आपस में, मैंने खरीदा, मेरे दोस्त ने बेचा, किसी और ने बेचा। समझ गए बात? तो प्राइमरी मार्केट ही मेन है, वो ही डिटरमिन करती है कि एक कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन कितना होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट, कि प्राइमरी मार्केट में किस किस तरीके से नए शेयर्स को इशू किया जा सकता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज का एक और टॉपिक जिसका नाम है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में किन किन तरीके से पहली बार शेयर को लॉन्च कर सकती है कोई भी कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्योरिटीज में बी इशूड इन प्राइमरी मार्केट बाय फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स है? पहला, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो इसमें क्या है? अंडर दिस मेथड कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट जनरल पब्लिक। तो कंपनी क्या करती है? एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसमें पूरी डिटेल होती है कि कंपनी क्या करती है, कितना प्रॉफिट कमाती है, क्या क्या काम है कंपनी का, पूरे बिजनेस के बारे में डिटेल में दिया होता है और उसको पब्लिक में लेके आती है। लोग पढ़ते हैं या इन्वेस्टर्स पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। इन प्रोस्पेक्टस अ कंपनी प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द पर्पज फॉर विच फंड्स आर बीइंग रेज्ड, past financial performances of the company, background and future prospects of the company, etc etc। तो उसमें सारा डिटेल होता है कि हम शेयर मार्केट में अपने शेयर्स क्यों लॉन्च कर रहे हैं और कंपनी के फ्यूचर क्या है और पुराने टाइम में हमारे कैसे कैसे रिजल्ट्स रहे हैं। इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस हेल्प्स द पब्लिक to know about the risk and earning potential of the company, and accordingly they decide वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट इन द कंपनी। तो ये सारी डिटेल्स को पढ़ने के बाद इन्वेस्टर्स एक माइंड बनाते हैं कि भाई कंपनी अच्छी है या ऐसी नकली नुकली सी कंपनी है। अगर तो उनको लगता है कंपनी अच्छी है तो वो इन्वेस्ट करेंगे, अगर उनको लगता है नहीं जी ऐसी है कोई जाली सी कंपनी तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। थ्रू आईपीओ, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। Through IPO, company can approach large number of persons and can approach public at large. Basically, IPO लेके आती है कोई भी कंपनी, मार्केट में लेके आती है तो उससे पूरे के पूरे पब्लिक के पास जा सकती है। ठीक है। Sometimes the companies involves intermediaries like bankers, brokers and underwriters to raise capital from the general public। तो होता क्या है, कभी कभी जनरल पब्लिक से पैसे मतलब पैसे उठाने के लिए बिचौलों को भी हायर किया जाता है। बिचौले लाइक बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, इनको भी कंपनीज हायर करती हैं जब उसने अपना शेयर प्राइमरी मार्केट में लॉन्च करना होता है। तो ये तो था पहला तरीका, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। दूसरा तरीका है ऑफर फॉर सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OFS कहा जाता है, ऑफर फॉर सेल। अभी ऑफर फॉर सेल होता क्या है? अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली by the company but by an intermediary who buys whole lot of securities from the company। कंपनी क्या करती है? नए शेयर्स मार्केट में लेके आती है जनरल पब्लिक को बेचने के लिए, मगर डायरेक्टली खुद नहीं आती, ऑफर फॉर सेल करती है। किसके थ्रू? किसी इंटरमीडियरी के थ्रू। अब आगे चलते हैं। जनरली द इंटरमीडियरीज आर द फर्म्स ऑफ ब्रोकर्स। बेसिकली जो इंटरमीडियरीज होती हैं वो ब्रोकर फर्म्स होती हैं ज्यादातर। ब्रोकर मतलब जो सेल परचेज के बीच में ब्रोकरेज खाती हैं। ठीक है, तो ब्रोकर फर्म्स होती हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। जो सेल ऑफ सिक्योरिटी है ये 2 तरीके से 2 स्टेप्स में होती है। कैसे? फर्स्ट, व्हेन द कंपनी इश्यूज द सिक्योरिटीज टू द इंटरमीडियरीज एट द फेस वैल्यू, and secondly when the intermediaries issue securities to the general public at a higher price to earn profit। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी इंटरमीडियरी को शेयर इशू कर देती है, जो भी उसकी फेस वैल्यू है उसके ऊपर शेयर इशू कर दिया। अब जो इंटरमीडियरीज हैं वो मार्केट में लेके आते हैं शेयर और वो कई गुना दाम ज्यादा लोगों से चार्ज करते हैं और वो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। इन दिस मेथड कंपनीज सेव्ड फ्रॉम फॉर्मेलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू द पब्लिक। इसमें क्या होता है, कंपनी जो है उनको ज़्यादा झमेला नहीं पड़ता, ज़्यादा टेंशन नहीं पड़ती कि वो पहले मार्केट में आएंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, 100 तरीके के NSE BSE से परमिशंस लेंगे, सेबी से परमिशन लेंगे, उस सबसे बच जाती है। सीधा बिचौले को हायर करती है और उसे मतलब फेस वैल्यू पे शेयर इशू कर देती है और वो बिचौला या इंटरमीडियरी या ब्रोकर सीधा मार्केट में बेचता है जो खरीदना चाहता है। ठीक है, वो अपना प्रॉफिट कमा लेता है। तीसरा तरीका जो प्राइमरी मार्केट में एंटर करने का है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब चलिए ये देखते हैं क्या होता है। अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी एट एन टू एन इंटरमीडियरी एट अ फिक्स प्राइस, एंड इन सेकंड स्टेप इंटरमीडियरीज सेल देयर सिक्योरिटीज नॉट टू जनरल पब्लिक बट टू सिलेक्टेड क्लाइंट्स एट हायर प्राइस। तो इसमें क्या होता है? पिछली बार की तरह ही तो इसमें क्या होता है, कंपनी एक इंटरमीडियरी या ब्रोकरेज फर्म या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसको अपने शेयर्स बेचती है और वो फाइनेंशियल फर्म या ब्रोकर या जो इंटरमीडियरी है वो क्या करता है, वो आगे हाई फाई क्लाइंट्स को जो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको शेयर्स बेचता है, ना कि किसी आम जनता को शेयर बेचता है। तो पिछले वाले में और इसमें यही फ़र्क है, इसमें आम जनता को टारगेट नहीं किया जाता, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को वो माल पिला दिया जाता है। ठीक है, द इशूइंग कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस टू गिव डिटेल्स अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट so that the reputed clients prefer to buy security from intermediary।
तो बेसिकली जो इशूइंग कंपनी है, जो इशू कर रही होती है शेयर को, तो वो क्या करती है, वो प्रोस्पेक्टस छापती है अपने, और प्रोस्पेक्टस में पूरा कंपनी के बारे में डिटेल होता है, वो क्या करना चाहते हैं, किस लिए पैसा चाहिए, और वो सारा हाई फाई तरीके से छाप लेते हैं, ताकि जो बड़े बड़े उनके क्लाइंट्स हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो देख के इंप्रेस हो जाएं और उनके शेयर्स खरीद लें. प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड इज अ कॉस्ट सेविंग मेथड एज कंपनीज सेव फ्रॉम द एक्सपेंसेस ऑफ अंडरराइटर्स फी, मैनेजर्स फी, एजेंट्स कमीशन, लिस्टिंग ऑफ कंपनीज नेम इन द स्टॉक एक्सचेंज एटसेट्रा एटसेट्रा. ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट है ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि कंपनी को जितनी भी टेंशनें होती हैं मार्केट में खुद शेयर लॉन्च करने की, वो नहीं लेनी पड़ती, ठीक है, और उसके काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं. स्मॉल एंड न्यू फर्म्स या स्मॉल एंड न्यू कंपनीज प्रेफर प्राइवेट प्लेसमेंट एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू रेज फ्रॉम पब्लिक इशू. जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो पब्लिक इशू से इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाती, तो वो क्या करती हैं, वो प्राइवेट प्लेसमेंट से ही बड़े बड़े जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच देती हैं, ताकि मतलब उनको पैसा आ जाए और वो इन्वेस्टमेंट्स को यूज़ कर सकें. और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं भाई कंपनी आगे चल के बहुत बड़ी बनेगी, तो उस चक्कर में वो इन्वेस्ट कर देते हैं. अब अगर आगे जाके कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है तो कई हज़ार गुना प्रॉफिट होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है राइट इशू फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज. बेसिकली राइट इशू सिंपल वर्ड्स में अगर समझाएं तो मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और कंपनी नए शेयर लाना चाहती है, तो राइट्स इशू का मतलब होता है सबसे पहले वो पूछेगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि भाई तुमने तो नहीं खरीदे. अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर खरीद लेंगे तो काम ठीक है, अगर वो नहीं खरीदेंगे फिर वो ओपन मार्केट में बेच सकती है. तो चलिए इसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, दिस इज द इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. जब भी नए शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचा जाता है तो उसे राइट्स इशू या राइट इशू कहा जाता है. इट इज कॉल्ड राइट इशू बिकॉज it is the preemptive right of shareholders that the company must offer them the new issue before subscribing to outsiders. तो वो उनका प्रीएम्प्टिव राइट है कि भाई हिस्सेदारी बेचने से अच्छा जो एग्जिस्टिंग हिस्सेदार हैं उन्हीं को हिस्सेदारी बेची जाए, पहले ऑफर की जाए, बाद में बाहर वाले को अप्रोच किया जाए. Each shareholder has the right to subscribe to new shares in the proportion of shares he ऑलरेडी होल्ड्स. तो हर एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास वो राइट है कि जितने परसेंट उसके पास शेयर है वो उतने परसेंट के लिए बोली लगा सकता है कि इतने शेयर में ले सकता हूँ. अ राइट इशू इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 1956. जो भी कंपनीज एक्ट 1956 है इंडिया में, उसके अंडर ये काफ़ी मतलब मैंडेटरी है कि जब भी कंपनियां नए शेयर्स लेके आएंगी सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछेंगी, ठीक है. द स्टॉक एक्सचेंज does not allow the existing companies to go for new issue without giving preemptive right to existing shareholder, because if new issue is directly issued to new subscribers, then the existing equity shareholders may lose their share in capital and control of the company. तो अगर नए शेयर्स कंपनी इशू कर रही है और नए शेयर इशू करने से पहले उसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं पूछा, नए शेयर होल्डर को या नए सब्सक्राइबर को शेयर दे दिए, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी परसेंटेज तो कम होगी ना, तो पहले उन्हीं को देना चाहिए ताकि उनका कंपनी में कंट्रोल रहे, क्योंकि पहला राइट उन्हीं का ही है, वो तो शुरू से ओनर है. दैट इज इट वुड वाटर देयर इक्विटी. वो उनकी इक्विटी को वाटर कर देगी. वाटर करने का मतलब पिघाल देगी, या फिर आप कह सकते हो ख़त्म कर देगी या रिड्यूस कर देगी. समझ के बात. फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 10% हिस्सेदारी किसी कंपनी की, कंपनी ने अपनी और हिस्सेदारी बेची तो उसकी हिस्सेदारी एज कम्पेयर टू अदर 10% हिस्सेदारी कंपनी ने और बेची मार्केट में, तो उसकी हिस्सेदारी अब और कम हो जाएगी ना परसेंटेज वाइज. To stop this, the preemptive or right issue is compulsory for existing companies. तो इस सारे झमेले को, लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए जो सरकार है और जो कंपनीज एक्ट है वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपने शेयर बेचने हैं, नए शेयर निकालने हैं, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अप्रोच करना पड़ेगा. उसके बाद एक और मेथड है प्राइमरी मार्केट में आने का, उसको हम कहते हैं EIPOs, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स. इसमें क्या होता है, इट इज़ द न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में एक ऑनलाइन सिस्टम है, उसके थ्रू हम बिडिंग कर सकते हैं. इन दिस कंपनी हैज़ टू अपॉइंट रजिस्टर्ड ब्रोकर्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस एंड प्लेसिंग ऑर्डर. तो कंपनी हायर करती है किसको, एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को. ब्रोकर्स के थ्रू ही कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट करवाती है, ठीक है. द कंपनी इशूज सिक्योरिटीज the company issuing security has to apply for listing of its securities on any exchange other than the exchange it has offered its securities earlier. तो कंपनी जब भी नए शेयर इशू कर रही है तो ऐसे एक्सचेंज पे करे जिस एक्सचेंज पे उसने वो शेयर मतलब नहीं लॉन्च किया गया. फॉर एग्जांपल महिंद्रा ने NSE BSE पे हैं तो दोबारा से वो शेयर थोड़े ना लॉन्च करेगी. नया शेयर तो कोई और कंपनी का होना चाहिए ना, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा का कोई और ब्रांच होनी चाहिए. समझ के, ब्रांच मतलब अगर उसने पहले
व्हीकल सेक्शन किया हुआ है तो अब इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर दे, या फिर उसका कोई और बिजनेस है, कोई और फील्ड ऑफ बिजनेस है, उसके लिए अप्लाई करे ना। समझ गए बात आप। द मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज थ्रू वेरियस इंटरमीडियरीज कनेक्टेड विद द इशू। तो जो भी मैनेजर वो हायर करता है, ब्रोकर हायर करता है, वो सारा का सारा काम मैनेज करता है और एक अच्छी खासी फीस चार्ज करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज, या फिर इसको सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट जो है एक बिजनेस टर्म है, वो होती क्या है, चलिए शुरू करते हैं। द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। तो सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें हम सेल परचेज करते हैं किस चीज का, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज का। ऑलरेडी शेयर्स इशू हो चुके हैं, बस उनका सेल परचेज करते रहते हैं, जिसको स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर्स। कंपनी डायरेक्टली शेयर को मार्केट में नहीं लेके आती। कब लेके आती है? वो तो प्राइमरी मार्केट में। एक बार मार्केट में शेयर लेके आई, अब उन्हीं शेयर को मैं खरीद रहा हूँ, कोई और बेच रहा है, कोई और खरीद रहा है, कोई और बेच रहा है। तो ये जो आपस में खरीद बेच ये जो खरीदना और बेचना लगातार चलता जा रहा है, इसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू द अदर इन्वेस्टर्स। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने 100 शेयर खरीदे किसी कंपनी के, कल उसका 5-7 रुपए 10 रुपए कीमत बढ़ गई, मैंने बेच दिए, वो किसी और ने खरीद लिए। समझ के बात। तो एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास शेयर्स मूव करते रहते हैं। समटाइम्स द इन्वेस्टर्स is in need of cash and another investor wants to buy the shares of the company as he could not get directly from the company। सिंपल वर्ड से मान लो मैंने शेयर खरीदने मगर मैं कंपनी से डायरेक्टली नहीं खरीद पा रहा, तो मैं क्या करूंगा, शेयर मार्केट में जाऊंगा और वो कोई और बेचना चाहता है उससे खरीद लूंगा। समझ के बात। देन बोथ द इन्वेस्टर्स कैन मीट इन सेकेंडरी मार्केट एंड एक्सचेंज सिक्योरिटीज फॉर कैश थ्रू इंटरमीडियरी कॉल्ड ब्रोकर। तो एक इंसान है जिसने पहले के शेयर खरीदे हैं, उसको पैसा चाहिए, और मैं हूं, मेरे को उस कंपनी के शेयर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में या फिर सेकेंडरी मार्केट में जाऊंगा और अपने पैसे लगा के वो शेयर खरीद लूंगा। जिसको पैसे चाहिए थे उसको पैसे मिल गए, मेरे को शेयर चाहिए थे, मुझे शेयर मिल गए। और ये सारा कुछ खरीद बेच किसके थ्रू होगा, एक ब्रोकर के थ्रू होगा। समझ गए बात। ब्रोकर के थ्रू ही आप सेकेंडरी मार्केट में एंटर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। इन दोनों में क्या फर्क है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट आ जाता है प्राइमरी मार्केट के अंदर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट में जब भी कोई नई कंपनी आती है अपने नए शेयर्स निकालती है, बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इट इज अ मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उन्हीं को खरीद बेच किया जाता है। ठीक है, कंपनी फ्रेश माल इशू नहीं कर रही। उसके बाद आ जाता है सेकेंड पॉइंट, सिक्योरिटीज आर डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज कंपनी खुद लॉन्च करती है अपने शेयर्स, ठीक है, मगर सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली। एक बंदे ने खरीदा, दूसरे ने बेचा, दूसरे ने खरीदा, तीसरे ने बेचा, ऐसे ही चलता रहता है। तो कंपनी का इसमें कोई लेना देना बीच में नहीं होता। थर्ड पॉइंट आ जाता है, प्राइमरी मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू कैपिटल फॉर्मेशन एज फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू डेफिसिट यूनिट्स। तो प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट को असर डालती है, क्योंकि जब भी प्राइमरी मार्केट में कोई नई कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करती है तो वो सारा का सारा पैसा किसके पास जाता है, कंपनी के पास, और वो पैसा वो इन्वेस्ट करती है। मगर दूसरी तरफ सेकेंडरी मार्केट में जो खरीद बेच चल रही है, जो कोई और खरीद रहा है, कोई और बेच रहा है, जो भी वो प्रॉफिट हो रहा है वो कंपनी की जेब में थोड़ा ना जा रहा है। Secondary market contributes indirectly for capital formation as the funds are exchanged between surplus units only। जिनके पास सरप्लस पैसा है वही खरीद पा रहे हैं। समझ के बाद, डेफिसिट तो इधर कोई है ही नहीं। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट टू रेज द कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशन। ज्यादातर हर कंपनी, जो बड़ी कंपनियां हैं, छोटी भी आ जाती, ज्यादातर कंपनियां प्राइमरी मार्केट में तो एंटर होती ही होती हैं अपना माल बेचने के लिए। प्राइमरी मार्केट में एंटर करके आम जनता को भी बेच सकते हैं, और सॉरी गला बैठ गया था, और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी माल जो है बेचा जा सकता है। बट दूसरी तरफ सेकेंडरी मार्केट में ओनली लिस्टेड कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ वही कंपनी का सेल परचेज चल सकता है शेयर का जो लिस्टेड है। कहाँ लिस्टेड है?
NSE या BSE में, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है प्राइमरी मार्केट में, देयर इज नो फिक्स जोग्राफिकल एरिया फॉर प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट की कोई पक्की जगह नहीं है। ऑल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स एटसेट्रा कॉन्स्टिट्यूट प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में तो कोई भी, मैं चाहूँ अगर मैं बहुत तगड़ा कोई अमीर कबीर इंसान हूँ तो मैं सीधा जाके कंपनी से खरीद लूँ उसकी हिस्सेदारी और कंपनी मुझे बेच दे, वो भी प्राइमरी मार्केट होगी। तो इसकी कोई फिक्स जगह नहीं होती। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी मार्केट है, देयर इज अ फिक्स जोग्राफिकल एरिया एंड वर्किंग आवर्स। उसके प्रॉपर वर्किंग आवर्स होते हैं। मैं तो कभी भी किसी कंपनी की जाके अगर मेरे पास पैसा हुआ तो मैं खरीद लूंगा उसके शेयर, मगर ऐसा नहीं होता सेकेंडरी मार्केट में। अगर सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर का सेल परचेज करना है तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, जैसे 9:15 टू 3:30 तक की शेयर मार्केट खुली होती है इंडिया में, तो आप उसी टाइम पे खरीद बेच कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट। जो भी प्राइजेस हैं सिक्योरिटीज के वो मैनेजमेंट फिक्स करती है और मैनेजमेंट ही बताती है वो कितने का बेचेगी अपनी कंपनी की हिस्सेदारी। मगर दूसरी तरफ सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट, जो भी आप कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में प्राइजेस कंपनी नहीं तय करती, प्राइजेस डिमांड एंड सप्लाई तय करती है। जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं वो प्राइस डिटरमिन कर दिया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट। दोनों में क्या फ़र्क है, चलिए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, द पार्टिसिपेंट्स इन द कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम पब्लिक। तो कैपिटल मार्केट में कई सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मगर दूसरी तरफ देखते हैं, पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, public and private companies, but foreign and ordinary retail investors do not participate। तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादातर पार्टिसिपेट नहीं करते और रिटेल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट नहीं करते। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, कैपिटल मार्केट डील्स इन मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। तो कैपिटल मार्केट एक साल से ज़्यादा जो टाइम पीरियड की सिक्योरिटीज़ होती हैं उससे डील करती है। दूसरी तरफ मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, बेसिकली लेस देन 1 ईयर और अप टू 1 ईयर, उन्हीं से डील करती है जिनका टाइम पीरियड सिक्योरिटीज़ का तकरीबन 1 साल या उससे कम होता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट आर इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर इनोवेटिव सिक्योरिटीज। ये सारे के सारे मैंने बिजनेस स्टडीज 11th क्लास में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं कि ये क्या क्या होते हैं। दूसरी तरफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स एटसेट्रा। ये क्या होते हैं, ये भी मैंने इसी चैप्टर में डिस्कस किए हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है, investment in capital market does not require huge financial investment as the value of securities are generally low। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट में आपने कोई भी शेयर खरीदना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप शेयर 1 रुपये का भी है, 10,000 का भी है, 50,000 का भी है, तो शेयर तो छोटे लेवल पे भी खरीद सकते हो, आप बल्क में भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। मगर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर क्वाइट एक्सपेंसिव, सो ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपने मनी मार्केट में एंटर करना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए। शेयर मार्केट की तरह नहीं कि 10 रुपये का कोई भी शेयर खरीद के इन्वेस्टर बन जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड लिक्विड because of stock exchange, but as compared to money market instruments these are less liquid। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट की जो सिक्योरिटीज है उनको लिक्विड माना जाता है, मगर इतनी ज़्यादा लिक्विड नहीं होती जितनी शेयर मार्केट जितनी मनी मार्केट होती, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म के लिए ना, 1 साल से ज़्यादा के लिए। मगर आप शेयर आज खरीदो कल बेचो, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरी तरफ मनी मार्केट सिक्योरिटीज इंजॉय हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। जैसे मैंने आपको बताया था मनी मार्केट में कॉल मनी आ जाता है, वो तो 1 दिन का लोन हो गया, अगले दिन तो वापस करना पड़ेगा ना, तो वो ज़्यादा लिक्विड माना जाता है टेक्निकली। नेक्स्ट आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट आर रिस्कियर इन रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एज वेल एज रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल रीपेमेंट एज इशूइंग कंपनी में फेल। अब ये जो कैपिटल मार्केट है ये थोड़ी रिस्की होती है, क्योंकि अगर आपने ऐसी कंपनी की सिक्योरिटीज खरीद ली या शेयर खरीद लिए जो कंपनी डूब गई तो समझ लो आपकी कहानी खत्म, ठीक है। बट दूसरी तरफ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं मनी मार्केट के, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर लेस रिस्की ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन एंड साउंडनेस ऑफ इशूअर्स। बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर्जा लेना, 1 दिन 2 दिन या 1 साल से कम के लिए, तो क्या पता तब तक कंपनी फेल ना हो और आप अपनी सारी रिकवरी कर लो। नेक्स्ट आ जाता है,
expected return is higher in capital market as along with regular dividend or interest there are chances of capital gain। सारे के सारे कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट में क्यों आते हैं? इसलिए कि भाई डिविडेंड तो कंपनी देती है, ऊपर से शेयर का प्राइस भी बढ़ गया तो दोनों तरफ से फायदा हो गया ना। दूसरी तरफ मनी मार्केट में क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मनी मार्केट इज लेस ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन। तो मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म से डील करती है ना, आपको पता है मेरा पैसा जो लगाया हुआ है वो शॉर्ट टर्म में वापस आ जाना है, तो जो रिटर्न है वो भी उसी हिसाब से कम रहते हैं। नेक्स्ट, कंपनीज अप्रोच कैपिटल मार्केट फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। जिन कंपनी को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल होती है प्लांट मशीनरी वगैरह या एक्सपैंड करना अपना काम, वो बेसिकली कंपनीज कैपिटल मार्केट को अप्रोच करती है। दूसरी तरफ कंपनीज अप्रोच मनी मार्केट फॉर वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो तभी आप मनी मार्केट में जाओगे, अगर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो शेयर मार्केट या सेकेंडरी मार्केट में जाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बोल बोल के गला बैठ गया है। और नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करवाऊंगा वो होगा स्टॉक एक्सचेंज। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस अ स्टॉक एक्सचेंज एज, जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, regulating and controlling of business in buying and selling and dealing in securities। तो बेसिकली ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी, रेगुलेटिंग मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, कंट्रोल करेगी किस बिजनेस को? शेयर को खरीदने बेचने या शेयर से डीलिंग या सिक्योरिटीज खरीदने बेचना और उससे डीलिंग करने के काम को करेगी ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फंक्शंस क्या होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट और जो शेयर मार्केट है या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके मेन फंक्शंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक बैरोमीटर। ये किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक बैरोमीटर माना जाता है। कैसे? एवरी मेजर चेंज इन द कंट्री एंड इकॉनमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स। जब भी किसी कंपनी में या कंट्री में कुछ ज़्यादा चेंजेस आता है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, वो तरक्की कर रहा होता है, तो उसके शेयर्स भी बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। राइज और फॉल इन द शेयर प्राइस इंडिकेट्स बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ एन इकॉनमी, ठीक है। अगर शेयर के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ बूम पीरियड दिखाता है, और शेयर लगातार स्लम्प कर रहे हैं, सारे के सारे शेयर्स गिर रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है? रिसेशन या डिप्रेशन आने वाला है। स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज पल्स ऑफ द इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एक टाइप का, जैसे इंसान की नब्ज होती है, वैसे ही जो एक इकॉनमी है उसकी नब्ज मानी जाती है, एक इकॉनमी का शीशा माना जाता है, आईना माना जाता है, जो दिखाता है कि भाई असल कंडीशन क्या है, असल इकॉनमी की कंडीशन क्या है किसी भी कंट्री की। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज helps to value the securities on the basis of demand and supply of factors। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मदद करता है किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी शेयर के प्राइस को डिटरमिन करने की हेल्प करता है। किसके थ्रू? डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स के थ्रू। अगर किसी भी सिक्योरिटीज की डिमांड हाई है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो प्राइस हाई होगा ना। द सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यूड हायर एज देयर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटीज, ठीक है। उनकी जो डिमांड होती है, एज देयर इज मोर डिमांड, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको पता है कि ये कंपनी कल को फ्यूचर में ग्रो करेगी और काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स है इसका, तो आप क्या करोगे? आप उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे, और जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ जाएंगे। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स। तो जो उसका प्राइस होता है, जो उसकी वैल्यूएशन होती है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट भी मार्केट में सेल परचेज करती है थ्रू अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या थ्रू LIC वगैरह की थ्रू, और क्रेडिटर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए प्राइस बहुत मैटर करता है सिक्योरिटीज़ का। नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस में क्या होता है? इन स्टॉक एक्सचेंज ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज इंक्लूड the company's name in the trade list only after verifying the soundness of the company। स्टॉक मार्केट क्या करती है? स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ वही शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं जो लिस्टेड होते हैं, और जब भी कोई स्टॉक एक्सचेंज किसी शेयर को या कंपनी को लिस्ट कर रहा होता है तो वो पूरी जांच पड़ताल तहकीकात कर लेता है कि ये कंपनी भाई फ्रॉड तो नहीं है।
कंपनीज विच आर लिस्टेड हैव टू ऑपरेट विद इन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। और अगर कोई कंपनी जो है वो लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे तो उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि सेबी बनाता है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो आगे एक वीडियो बनाऊंगा। दिस इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ डीलिंग्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो इससे उनको काफ़ी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। इससे आम इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई चलो ठीक है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी मतलब सेफ है, ऐसा नहीं है कि रिस्की है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करती है। किस तरीके से? इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज काफ़ी कंपनियों की खरीदी जाती है और बेची भी जाती हैं, ठीक है, सेल परचेज चलता है। दिस प्रोसेस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स एंड दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो बार बार खरीदना बेचना है वो अल्टीमेटली कहाँ शेयर खरीदे जाते हैं? जो कंपनी बहुत अच्छी होती है, जिसकी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो जो भी लोग पैसा कमाते हैं शेयर मार्केट के अंदर, वो फिर से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन ही बनती है। नेक्स्ट आ जाता है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। कल्ट मतलब कल्चर फैलाता है। शेयर मार्केट आपको पता है आजकल जो भी मशहूरी देखो, शेयर मार्केट, ठीक है। तो हर ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये शेयर मार्केट के कल्चर को फैलाना चाहती है। स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट इन ownership securities by regulating new issues, better trading practices and by educating public about investment। तो स्टॉक एक्सचेंज एक इक्विटी कल्ट को फैलाना चाहती है और लोगों को बताना चाहती है कि देखो जी फलां ने इतने अच्छे तरीके से शेयर खरीदे और इस तरीके से खरीदे, तो अगर आप भी इस तरीके से खरीदेंगे आप भी अमीर बन जाएंगे। और कई मशहूरियाँ भी आती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का भी ये काम है कि वो इक्विटी कल्चर को या बाइंग एंड सेलिंग को एनकरेज करे। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन का स्कोप काफ़ी क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं मैं क्या करूँगा, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में देखूंगा कि इसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें अपने बल्क पैसे लगा दूंगा या जितने भी मैं लगाना चाहता हूँ लगा दूंगा। तो उससे क्या है, स्पेकुलेशन हो जाएगी। मैं जोड़ के जमाखोरी करके रख लूंगा, जब वो शेयर महंगे होंगे तभी बेचूंगा। स्टॉक मार्केट प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी स्पेकुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म। आपने सुना होगा इस बंदे ने शेयर लिए थे फलां लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, ठीक है। तो स्पेकुलेशन की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। स्टॉक मार्केट प्रोवाइड्स रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। तो स्टॉक मार्केट ही है जो रेडीमेड मार्केट प्रोवाइड करती है। आज आपने खरीदा, अगर आपको पैसे चाहिए कल बेच दो, परसों बेच दो। तो जब भी आप चाहो शेयर्स को बेच सकते हो, ऑफलोड कर सकते हो। The presence of stock market gives assurance to investors that their investment can be converted into cash whenever they want। जो स्टॉक एक्सचेंज है इसकी प्रेजेंस ही इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लेके आती है कि जब भी वो चाहे वो अपने शेयर्स को ऑफलोड करके बेच सकता है, जिससे वो पैसे कभी भी हासिल कर सकता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहे और वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वो बेडर होके कर देता है, अगर कोई अच्छी कंपनी में करना चाहे तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की पावर होती है पीछे, उसने सारी जांच पड़ताल की होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बेईमानी नहीं होती, बेईमानी फिर भी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। Shares of profits make companies share of profit making companies are quoted at a higher price and are actively traded, so such companies can easily raise fresh capital from stock market। शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, जो भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं उनके शेयर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसी वजह से उनकी प्राइस हाई रहती है। तो आपके कंट्री में जो भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी उसके शेयर महंगे रेटों पे बिक रहे होंगे, ठीक है। और उन कंपनियों को फ़ायदा हो जाता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा जो है महंगे शेयर हैं उनके, तो वो मार्केट में एडिशनल शेयर बेच के काफ़ी ज़्यादा पैसा हासिल कर सकते हैं और उनको बैंकों से लोन लेने की ज़रूरत कम पड़ती है। द जनरल पब्लिक हेजिटेट्स टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ ऑफ लॉस मेकिंग कंपनीज। जनरल पब्लिक या कोई भी इंसान क्यों लॉस मेकिंग कंपनी के शेयर खरीदेगा, वो तो प्रॉफिट मेकिंग के ही खरीदेगा ना। तो इस तरीके से वो अपने पैसे का अच्छा एलोकेशन कर सकता है। सो स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट्स एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स फंड टू प्रॉफिटेबल चैनल्स। तो क्योंकि हमें बताता है स्टॉक एक्सचेंज कि इस कंपनी ने ये रिपोर्ट भेजी है, क्वार्टरली रिजल्ट ऐसा निकाला है, तो हर कोई चाहता है कि वो प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही आप शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो ये आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। These attractive opportunities encourage
people to save more and invest in securities of corporate sector rather than investing in unproductive assets such as gold, silver, etc. तो इन्हीं लालच के पीछे लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात आजकल खरीदने कम कर गए हैं और ज़्यादातर किस चीज़ को खरीदना पसंद करते हैं, शेयर्स को खरीदना पसंद करते हैं, इन्हीं लालच की वजह से कि भाई हम कल को करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, फलां फलां। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। एक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है। और हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या रहता है, किस किस तरीके से शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, द कंपनीज हैव टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। इससे पहले कि कंपनी स्टार्ट करें स्टॉक एक्सचेंज में अपना सामान बेचना या अपने शेयर बेचना, उससे पहले उनको अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ता है। इसको कहते हैं लिस्टिंग ऑफ स्टॉक, कि किसी भी कंपनी ने अपने आप को लिस्ट करवाया, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे। द नेम of the company is included in the list of securities only when stock exchange authorities are satisfied with the financial soundness and other aspects of the company. तो स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी को लिस्ट सिर्फ और सिर्फ तब करता है जब वो सेटिस्फाइड रहता है कि भाई इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये कंपनी फॉलो करती है। प्रीवियसली द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इन ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। टुडे it is executed through computer and it involves following steps. पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में एक ट्रेडिंग फ्लोर होती थी, उस पर आवाज़ें मार मार के इतने में खरीदूंगा, इतने में बेचूंगा, ऐसे सिस्टम चलता था। मगर आजकल क्योंकि जैसे जैसे तरक्की हो गई है वैसे वैसे कंप्यूटर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर लिया। अब सब कुछ कंप्यूटर पर घर बैठे या ऑफिस में बैठे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है या बेचा भी जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जब भी आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उसका क्या है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। आपको ब्रोकर सिलेक्ट करना है। आप सीधा जाके स्टॉक एक्सचेंज से सामान नहीं खरीद सकते, एक ब्रोकर होगा, उसके पास आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आप ब्रोकर को ऑर्डर दोगे, ब्रोकर आपके बिहाफ पे जाके वहां से स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर लेके आपका सामान खरीद लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हु आर मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू ही हो सकती है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं ये क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। द ब्रोकर कैन बी एन इंडिविजुअल भी हो सकता है, आप ब्रोकरेज फर्म भी खोल सकते हो, पार्टनरशिप में काम भी चल सकता है, ये कॉर्पोरेट बॉडीज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ब्रोकर कोई भी हो सकता है, बैंक भी ब्रोकरेज का काम कर सकता है या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कर सकती हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर हु विल बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर। तो सबसे पहले हमें ब्रोकर को सिलेक्ट करना है। ब्रोकर हमारे बिहाफ पे, इन्वेस्टर के बिहाफ पे या स्पेकुलेटर के बिहाफ पे शेयर्स को खरीदेगा या बेचेगा। बिफोर प्लेसिंग order to registered broker, investor has to provide other and important details and information. उसके पास अकाउंट खुलवाने से पहले ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टर है या स्पेकुलेटर है उसको देनी पड़ेगी। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी? सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट पैन कार्ड या पैन नंबर, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, ये देना पड़ेगा। इंडिया में जो भी लोग रहते हैं उनका पैन बना हुआ है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशंस के बारे में बताना पड़ता है। रेजिडेंशियल स्टेटस बताना पड़ता है कि एनआरआई है या सिटीजन ऑफ अ कंट्री है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ती हैं। आधार कार्ड देना पड़ता है। तो ये सारे मिनिमम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। सेल्फी करके फोटो भी खिंचानी पड़ती है और डिजिटल साइन भी करने पड़ते हैं, वो एड ऑन हो गए आजकल। ठीक है, आफ्टर टेकिंग दीज इंफॉर्मेशन ब्रोकर ओपन्स अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर। तो ब्रोकर ये सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है, और अकाउंट खोल देता है, 2 दिन में खोल देता है। आजकल तो ऑनलाइन हो गया, कभी कभी 24 आवर्स में भी खोल देता है। तो पहला काम है भाई ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाना, उसके लिए ब्रोकर्स को ये सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देनी। सेकेंड स्टेप, ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। तो इसमें क्या होता है, अब ये टॉपिक ध्यान से समझना। ठीक है, डीमैट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ईदर बैंक और स्टॉक ब्रोकर्स टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो बेसिकली डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट ब्रोकर तो खोल देता है, मगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के
अंदर खुलवाना पड़ता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बेसिकली इंडियन सिस्टम के अंदर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या तो बैंक्स होंगे या फिर स्टॉक ब्रोकर्स होंगे, समझ के बात, उनके पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है ब्रोकर्स के पास। जैसे जीरोधा एक ब्रोकर है, HDFC सिक्योरिटीज एक ब्रोकर है, समझ के बात। इसको डीपीज भी कह देते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सेकेंड स्टेप इन ट्रेडिंग प्रोसीजर इज टू ओपन डीमैट अकाउंट। तो अगला स्टेप क्या है, मतलब यही वाला स्टेप के भाई डीमैट अकाउंट खुलवाओ। द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय अ डिपॉजिटरी। जो डिपॉजिटरी है वो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज रखता है। तो जब भी मैं कोई शेयर खरीदता हूँ या बेचता हूँ या खरीदता हूँ, जो भी उसकी डिटेल है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेरे जो फ़ोन के सॉफ्टवेयर है उसमें रहते हैं कि मैंने इतने खरीदे हुए हैं, ठीक है। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज। डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी सिक्योरिटीज को होल्ड करता है। एट प्रेजेंट इन इंडिया देर आर 2 डिपॉजिटरीज। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, एक NSDL, CSDL। NSDL की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CSDL का फुल फॉर्म है CDSL होना चाहिए था यार, यहाँ पे रुको 2 मिनट, CDSL, स्पीड में कभी कभी हो जाता है। CDSL है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो जब जब मैं शेयर खरीदता हूँ या बेचता हूँ तो मुझे उसी दिन या उस दिन रात तक मैसेज आ जाता है कि आपके CDSL अकाउंट से इतने शेयर कट गए हैं या आपके CDSL अकाउंट में इतने शेयर ऐड ऑन हो गए हैं, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। मेरे डिपॉजिटरी के साथ कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। किसके कौन आता है बीच में आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको कहते हैं ब्रोकर, ठीक है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं पर्सन ए हूँ, ठीक है, मैंने पैसे लगाए, मैंने ब्रोकर को दिए कि मेरा ये खरीद ये बेच। ब्रोकर आगे जो भी खरीदेगा बेचेगा, वो डिपॉजिटरी के पास सारा सामान पड़ा रहेगा। तो बिचौला कौन हुआ, हमारे और इसके बीच में, हमारे और डिपॉजिटरी के बीच में ब्रोकर आता है, जिसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहा जाता है। डिपॉजिटरी इंटरेक्ट्स विद द इन्वेस्टर थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ओनली। डिपॉजिटरी हर एक इन्वेस्टर्स के साथ थोड़ा ना जाके बातचीत करते हैं, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू उनके साथ लिंक में रहते हैं। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसके ऊपर भी मैंने डिटेल लिखी हुई है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल मेंटेन सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर एंड इंटीमेट इन्वेस्टर अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर होल्डिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, हमारा ब्रोकर है, वो टाइम टू टाइम हमें बताता रहता है, मैसेज भेजता रहता है, आपने ये खरीद लिया, ये बेच लिया, हमें बताता रहता है कि भाई हमने क्या क्या अपने जो डीमैट अकाउंट में रखा हुआ है। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्लेसिंग ऑर्डर। तो एक बार अकाउंट भी खोल लिया, अब क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट द इन्वेस्टर कैन प्लेस ऑर्डर। एक बार आपने अकाउंट खोल लिया तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। द ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड टू द ब्रोकर, जिसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं, ईदर पर्सनली और थ्रू फोन और ईमेल एटसेट्रा। तो आप ब्रोकर को फोन करके भी कह सकते हो कि मेरे शेयर खरीद ले, ईमेल करके भी कह सकते हो, या थ्रू ऑनलाइन खुद भी खरीद सकते हो, ठीक है। खुद भी, जैसे मैं ऐप के थ्रू खुद खरीद लेता हूँ। इन्वेस्टर मस्ट प्लेस द ऑर्डर very clearly specifying the range price at which the securities can be bought or sold। तो जो इन्वेस्टर है उसको स्पेसिफिकली डालना पड़ता है कि मैं किस रेट पे खरीदने को तैयार हूं और किस रेट पे बेचने को तैयार हूं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ऑर्डर भी डाल दिया, मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। तो इसमें क्या होगा, ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। जैसे मैंने कह दिया कि मैंने 100 रुपए में इतने शेयर खरीदने, वो क्या करेगा, मेरा जो ऑर्डर है वो जाके जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लगा देगा। अगर उतना प्राइस मार्केट में आ गया तो मुझे उतने रुपए में उतने शेयर मिल जाएंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर मैं इतने फलां रुपए में फलां शेयर बेचना चाहता हूँ और मैंने ऑर्डर दे दिया तो मेरा ऑर्डर वो स्टॉक एक्सचेंज में ले आएगा। अगर वो प्राइस आ जाता है तो मेरे शेयर अपने आप बिक जाएंगे। थर्ड आ जाता है एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर, जो मैं अभी बात कर रहा था। when the shares can be bought or sold at a price mentioned, it will be communicated to the broker terminal and द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो जैसे ही मैंने जो प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ या बेचना चाहता हूँ तो मेरा जो ऑर्डर है वो स्टॉक एक्सचेंज में चला गया, तो जो मेरा ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली जो है या एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और जो सब कुछ होगा वो ऑनलाइन होगा। समझ गए बात। द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। तो वो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू करता है, कब करता है, जैसे मैं अगर किसी भी दिन शेयर खरीदता हूँ तो मेरे को रात तक ईमेल आ जाती है मेरे ब्रोकर की, जो कि जीरोधा है। वो कह देता है कि भाई आपने इतने इतने रुपए में इतने शेयर खरीदे, मेरी ब्रोकरेज इतनी, टैक्स इतना, फलां मिला के आपका टोटल इतना खर्चा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। वही जो मैं अभी बात कर रहा था, जो ईमेल आती है मेरे को, कॉन्ट्रैक्ट नोट में पूरा डिटेल दिया होता है और वो विद इन 24 आवर्स उनको देनी ही देनी है, ठीक है। आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड द ब्रोकर इशूज
कॉन्ट्रैक्ट नोट, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है विद इन 24 आवर्स, जो कि सेबी की गाइडलाइंस है. दिस नोट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, द प्राइस, डेट एंड टाइम ऑफ डील एंड द ब्रोकरेज चार्जेस. तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में सब कुछ लिखा होता है कि इतने रुपए में आपने इतने शेयर बेचे, इस टाइम पे बेचे और कितने शेयर बेचे. ठीक है, सारे डिटेल होता है, बेचे या खरीदे. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट एज इट हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड द ब्रोकर्स. ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? अगर मान लो कल को ब्रोकर ने कोई बेईमानी कर दी कि भाई हमने तो शेयर खरीदे, वो शो ही नहीं कर रहा, या उसे पता ही नहीं लगा, उसकी कोई गलती हो गई या टेक्निकल फॉल्ट आ गया कोई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट हमारे पास जब पड़ा है तो हम कोर्ट में जाके दिखा सकते हैं भाई हमने तो खरीदे थे शेयर, इसने कोई घपला मार दिया या इसने बेईमानी कर दी या इसका कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया. समझ गई बात? और सिमिलरली अगर हमने बेच दिया और बाद में केस कर दिया तो वो दिखाएगा भाई मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट नोट बेचा था, ये देखो इन्होंने बेचे हुए हैं. तो एक इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है. अ यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइंड टू ईच ट्रांजेक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट. कॉन्ट्रैक्ट नोट पे एक यूनिक कोड लिखा होता है जो हर एक ऑर्डर का, बाय का या सेल का, जितनी भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग या सेलिंग चल रही है, हर एक ऑर्डर का एक यूनिक कोड होता है और कॉन्ट्रैक्ट नोट में वो कोड लिखा होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट्स. इन्वेस्टर्स हैज बीन डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और बाय और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट. तो बेसिकली अगर उसने शेयर खरीदे हैं तो उसके पास शेयर आ जाएंगे, अगर उसने शेयर बेचे हैं तो उसके पास पैसे आ जाएंगे. दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज. तो जब भी आपने कोई शेयर खरीदे हैं, पैसे आपके उसी टाइम कट जाएंगे और उसी टाइम कट के जो आपका ब्रोकर है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, वो आगे दे देगा और शेयर की डिलीवरी ले लेगा. इंडिया में T+2 डेज है ट्रेडिंग डे और 2 डेज और उसके अंदर सेटलमेंट साइकिल होती है और आजकल T+1 डे होने जा रहा है. ठीक है, इट इज कॉल्ड, दिस डे इज कॉल्ड पे इन डे. ठीक है, कि जिस दिन शेयर खरीदा उसी दिन पैसे दे दिया, जिस दिन बेचा उसी दिन पैसे आ गए. समझ गए बात? मगर पूरे पैसे नहीं आते, 80% आते हैं. ये सेबी हर रोज रूल्स चेंज कर देती है तो इसलिए 80% आते हैं, पहले 100% आ जाते थे. अब आ जाता है सेटलमेंट साइकिल, जैसा मैंने आपको बताया था. तो अर्लीज नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था अर्लियर. ठीक है, कभी कभी यार घर में शोर शराबा हो जाता है तो मैं स्पीड में लिख रहा होता हूँ तो उलट पुलट हो जाता है, आपको पता है, माइंड इधर उधर चला जाता है फिर. तो अर्लियर सेटलमेंट साइकिल वॉज T+2 डेज. पहले क्या होता था? T+2 डेज. ट्रेडिंग डे, मान लो मैंने मंडे को ट्रेड लिया, ठीक है, मेरा ट्यूसडे और वेंसडे को जाके कहीं सेटलमेंट होगी. ट्रेडिंग डे +2 डेज. ठीक है, बट सेबी ने अब कह दिया भाई T+1 डे करो. ठीक है, जिस दिन ट्रेड हुआ उससे अगले दिन सेटलमेंट करो, रफा दफा करो काम. तो अब सेबी क्या कर रही है? सेबी इज एनफोर्सिंग T+1 डे. ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है क्या पता सेम डे ही सब कुछ हो जाए. ऑन द सेटलमेंट डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर विच इज कॉल्ड पे आउट डे. ये क्या था? पे इन डे. और ये क्या है? पे आउट डे. अगर आपने शेयर बेचा है तो आपको आज के टाइम से 80% पैसा तो उसी दिन आ जाता है और जो दिन सेटलमेंट का डे होता है 20% पैसा उस दिन प्रोवाइड होता है आपको. ब्रोकर देन हैज टू मेक पेमेंट्स टू इन्वेस्टर within 24 hours of payout day since he has already received the payments from the exchange. क्योंकि उसने पेमेंट एक्सचेंज से ले ली हुई है. जब शेयर बेचे हैं तो उस बंदे के पास तो पैसे आएंगे ना, तो जब भी हमारे ब्रोकर ने शेयर बेचे उसको पैसे आ गए, जैसे उसको पैसे आए उसको हमारे को ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे. तो अर्लियर ये T+2 डेज होता था मगर आजकल T+1 डे चल रहा है और क्या पता ये भी और शॉर्ट होता रहे. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होता है. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़. तो चलिए शुरू करते हैं. ये होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर द सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड एंड द इन्वेस्टर इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री सो दैट ही और शी कैन होल्ड इट एज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अकाउंट. सिंपल वर्ड्स में इसे क्या कहेंगे? पुराने ज़माने में जब भी आप शेयर खरीदते थे तो जो शेयर खरीदते थे वो फिजिकल फॉर्म में होते थे, सर्टिफिकेट की फॉर्म में होते थे. मगर आजकल के ज़माने में क्या है? आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए हैं शेयर. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब इंटरनेट पे होते हैं या फिर जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट डीमैटेरियलाइजेशन रेफर्स टू होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. कि अगर हम अपनी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखें तो उसे डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कहा जाता है. सेबी हैज़ नाउ मेड इट मैंडेटरी टू डीमैटेरियलाइज द सिक्योरिटीज. सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसने मैंडेटरी कर दिया है कि भाई किसी के पास भी फिजिकल फॉर्म में शेयर होंगे वो मानने ही नहीं जाएंगे. समझ की बात?
क्योंकि इससे ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है किसके नाम कितने शेयर पड़े हैं, कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि इनको मटेरियलाइज जो है वो फॉर्म में नहीं रहेंगे, ये अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाएंगे। दिस इज मेनली डन टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स लाइक थेफ्ट। किसी ने शेयर चोरी कर लिए, किसी के घर जाके बंडल का बंडल उठा के दौड़ गया तो क्या कर लेंगे। फेक एंड फॉर्ज ट्रांसफर्स, किसी ने किसी के नाम पे करा दी, किसी ने किसी के नाम पे करा दिए, ट्रांसफर डिलेज एटसेट्रा एटसेट्रा, तो बड़े पंगे पड़ते थे। इसलिए सेबी ने कहा कि भाई अब ये पंगे सॉल्व करो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स ले आओ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। जब भी सिक्योरिटीज़ को डीमेटेरियलाइज किया जाता है, मतलब फिजिकल फॉर्म से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाता है, तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वाइज मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं और नंबर वाइज सारा का सारा चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो है होल्डिंग सिक्योरिटीज़ या शेयर्स इन डीमेट फॉर्म इज़ वेरी कन्वीनियंट एज इट इज़ जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। तो जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि कितने आपके शेयर्स पड़े हैं, कितने बेचे आपने, कितने खरीदे, सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो ये तो बैंक की तरह कन्वीनियंट हो गया। अब अगर आपके घर में बंडल के बंडल फिजिकल फॉर्म में पड़े हैं तो क्या चेक करते फिरोगे कि कितने शेयर थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दीज डीमैट सिक्योरिटीज कैन इवन बी प्लेज्ड टू गेट लोन्स। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स पड़े हैं, आप उनको प्लेज करके, गिरवी रख के लोन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। उनको एज अ सिक्योरिटी किसी बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास आप रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है देयर इज नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट, फॉर्जरी ऑफ शेयर्स एटसेट्रा। तो कोई डेंजर ही नहीं है, चोरी नहीं हो सकते, लॉस नहीं हो सकते, कोई आग नहीं लग सकती, कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसेस पेपर वर्क। इससे पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एंड लास्ट इज सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन अ सिंगल डीमैट अकाउंट। आपने 10, 15, 100 कंपनियों के शेयर खरीदो, 10 के खरीदो, 3 के खरीदो, सब कुछ एक ही डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। बट अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर खरीदने पड़ेंगे तो कहाँ बंडल के बंडल घर में रखते फिरोगे, समझ गए बात। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है कि सिक्योरिटीज़ को डीमेटेरियलाइज किया जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डिपॉजिटरी क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डिपॉजिटरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। डिपॉजिटरी इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट इन अ डिपॉजिटरी सिस्टम। जो डिपॉजिटरी है ये एक हेड ऑर्गेनाइजेशन है। जो डिपॉजिटरी सिस्टम है इसमें हेड ऑर्गेनाइजेशन कौन है, डिपॉजिटरी। ये क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ बैंक वेयर डिपॉजिटर और इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ द मनी और सिक्योरिटीज। तो बेसिकली डिपॉजिटरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा एपेक्स बॉडी है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स हैं वो अपनी सिक्योरिटी को जमा कराते हैं, ठीक है, और वहाँ से मनी भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने शेयर बेचे तो उसका मेरे को मनी आ गया, ठीक है। मेरा मनी इकट्ठा कौन करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि ब्रोकर होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ यासिर। यासिर ने शेयर खरीदे मान लो किसी ब्रोकर से, ब्रोकर को हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ब्रोकर गया भाई स्टॉक एक्सचेंज में, जो भी मेरे शेयर होंगे वो किसके पास पड़े होंगे, डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी के थ्रू सारा काम होगा, समझ गए बात। तो आगे शुरू करते हैं। इन अ डिपॉजिटरी एन इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ हिज शेयर। तो डिपॉजिटरी में क्या होता है, जो इन्वेस्टर है वो शेयर्स विड्रॉ भी कर सकता है, अपने निकाल के बेच भी सकता है और डिपॉजिट भी करवा सकता है, समझ गए बात। तो बेसिकली जो डिपॉजिटरी है ये जस्ट लाइक बैंक में मनी डालो या निकालो, ठीक है ना, मगर डिपॉजिटरी में क्या होता है, सिक्योरिटीज निकालो या डालो, समझ गए बात। अब आ जाता है फीचर्स क्या हैं डिपॉजिटरी के। फीचर्स ऑफ डिपॉजिटरी क्या होते हैं, सबसे पहला डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन विच होल्ड सिक्योरिटी, ठीक है। डिपॉजिटरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करेगा, समझ गए बात। डिपॉजिटरी इंटरेक्ट्स विद इन्वेस्टर्स थ्रू एजेंट्स कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिनको डीपीज भी कहा जाता है। डिपॉजिटरी हमारे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेंगे आम बंदे के साथ, उनके आगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए जिनको ब्रोकर्स कहा जाता है। हम ब्रोकर्स के अंडर अकाउंट खुलवाते हैं और ब्रोकर्स के थ्रू ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जिनको कहा जाता है उन्हीं के थ्रू डिपॉजिटरी के साथ लिंक में रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मतलब डीपीज कैन ऑफर सर्विस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं उनको ऐसे नहीं बिना बात के काम करना शुरू कर सकते, उनको सेबी के अंडर अप्लाई करना पड़ता है, फिर उनको तभी लाइसेंस मिलता है, समझ गए बात। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपनी सर्विसेज दे सकते हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट और परमिशन फ्रॉम सेबी।
investors has to open depository account with any depository participant called डीमैट अकाउंट। तो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी भी ब्रोकर के थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी के अंडर अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे इंडिया में NSDL और CDSL हैं, तो उसमें मैं अकाउंट खुलवा सकता हूं, बल्कि मेरे खुले हुए हैं। तो मेरे को किसी ब्रोकर को पकड़ना पड़ा जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। जब मैं उसके थ्रू अकाउंट खुलाऊंगा तो मेरा CDSL और NSDL में अकाउंट अपने आप ही खुल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है डिपॉजिटरी with the help of depository participants control the electronic transfer of securities and settlement of transactions। तो depository with the help of depository participant मतलब ये जो depositories हैं ये किसकी मदद से, ब्रोकर्स की। किसकी मदद से, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की मदद से ये जो भी हमारे शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं उनका पूरा का पूरा हिसाब किताब रखता है। डिपॉजिटरी कैन हाइपोथिकेट डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज अगेंस्ट बैंक लोन। तो बेसिकली ये डीमटेरियलाइज कर सकता है सिक्योरिटीज़ को अगर बैंक लोन है। फॉर एग्जांपल मैंने डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज़ मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं, तो उनको मैं गिरवी रख सकता हूँ और उनको गिरवी रख के बैंक से लोन भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं ये गिरवी रखूंगा तो डिपॉजिटरी बताएगा ना कि भाई फलां बंदे के नाम पे फलां शेयर है। ठीक है ना। डिपॉजिटरी इशूज रिसीट्स ऑफ बोनस शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और उस कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिया या इवन स्प्लिट मार दिया, तो ये जो मेरा डिपॉजिटरी होगा वो मेरे जो शेयर है बोनस या फिर स्प्लिट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये बोनस स्प्लिट क्या होता है इस पर मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा। डिपॉजिटरी ऑफर्स नॉमिनेशन फैसिलिटी ऑफ डीमैट अकाउंट या इन डीमैट अकाउंट। ठीक है, इन डीमैट अकाउंट। तो जो भी हम डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास खुलवाते हैं उसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है कि भाई अगर मैं मर गया तो मेरे बाद जो मेरे वारिस हैं वो उस शेयर को मतलब उनका हक होना चाहिए शेयर पे। ठीक है, तो ये था हमारा डिपॉजिटरी का क्वेश्चन कि डिपॉजिटरी क्या होता है और इसके फीचर्स क्या हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ के एक और टॉपिक जिसका नाम है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इनको DPs भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का एक एजेंट होता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरा नाम है यासिर ने शेयर खरीदने, तो मैं गया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो भी मेरे शेयर खरीदेगा बेचेगा उसका पूरा का पूरा हिसाब रखेगा डिपॉजिटरी। ठीक है, तो अब क्योंकि अगर ये जो ब्रोकर है मेरा जिसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं, अगर इसने कोई बेईमानी कर दी तो फिर ये भाग गया तो मेरे शेयर भी गए ना। तो डिपॉजिटरी के पास सारे के सारे शेयर्स रहते हैं। समझ गए बात आप। ठीक है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज लाइक अ ब्रोकर। क्या ब्रोकर ही होता है। ठीक है, एन इन्वेस्टर हैज टू इंटरेक्ट ओनली विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट and not with depository for all the dealings in share in electronic form। तो जब भी हम शेयर खरीदते या बेचते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं और उस ब्रोकर को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहा जाता है। एज पर सेबी गाइडलाइंस एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेयर ब्रोकर, बैंक्स एटसेट्रा कैन बी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद सेबी। तो कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लाइसेंस ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज the vital intermediary in the depository system and all buying and selling of shares under depository system takes place through depository participants only। तो depository participant बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी मतलब बिचौला है किसके बीच में, हमारे बीच में और डिपॉजिटरी के बीच में। इसके बगैर शेयर खरीदे बेचे नहीं जा सकते। समझ गए बात। तो ये था डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है सेंसेक्स। तो ये सेंसेक्स होता क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। सेंसेक्स इज अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको BSE कहा जाता है। एक BSE का इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, विच इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग 30 स्टॉक्स अक्रॉस की सेक्टर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जितने भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक्स रजिस्टर्ड हैं उसमें से 30 स्टॉक्स को निकाल के जो की सेक्टर्स इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के उनको मिला के एक इंडेक्स तैयार किया जाता है जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में किसी को आम बंदे को समझाना है तो कह दो भाई जो सेंसेक्स में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें जो टॉप की 30 कंपनीज हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स की हैं उसको मिला के सेंसेक्स बनता है। तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज आ जाती हैं? इट इंक्लूड्स द स्टॉक्स लाइक रिलायंस, भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज लैब, एशियन पेंट्स, SBI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड,
HDFC, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आप पॉज करके सारे लिख सकते हो। अब क्या ये जो इंडेक्स एक बार बन गया ये चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। अब जो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती उनको निकालते रहते हैं इस इंडेक्स से, और जो जो अच्छा परफॉर्म करती हैं उन नई कंपनीज को डालते रहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा निफ्टी 50 क्या होता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज का एक और टॉपिक जिसका नाम है निफ्टी, और इसको हम कह सकते हैं निफ्टी 50। ठीक है, ये होता क्या है? इट इज अ NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स विच इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइजेस ऑफ टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड इन NSEI मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो बेसिकली निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें इंडिया के अंदर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी टॉप की 50 कंपनीज जो हैं उनकी वेटेड एवरेज जो है उसे निफ्टी 50 कहा जाता है या निफ्टी कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आ जाते हैं? इट इंक्लूड्स द स्टॉक्स लाइक अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, मैंने अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया, सिप्ला, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, आयशर मोटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पॉज करके खुद ही लिख देना, इतने नाम 50 नाम बोलने का कोई फायदा नहीं। तो बेसिकली समझाने के लिए आपको यही था कि इंडिया की जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका जो इंडेक्स बनता है उसे निफ्टी 50 कहा जाता है या निफ्टी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 50 नाम याद नहीं करने, ठीक है, 10-15 पेपर में याद करके लिख सकते हो आप, या 5-7 लिख सकते हो। अब क्या इस इंडेक्स में चेंज आता है? बिल्कुल चेंज आता है। जो अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनी है वो निफ्टी 50 के अंदर ऐड होती रहती हैं इस इंडेक्स के अंदर, और जो बुरा परफॉर्म करने वाली कंपनियां वो निकलती रहती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI इसकी शॉर्ट फॉर्म है, सेबी कहा जाता है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सेबी वॉज सेटअप इन 1988 टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी को 1998 में लाया गया था ताकि वो क्या कर सके, जो सिक्योरिटीज मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसको रेगुलेट कर सके, उसके काम को कंट्रोल कर सके। सेबी प्रमोट्स ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट, बट इनिशियली सेबी वॉज नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शंस। जब शुरू में सेबी आई 1988 में तो वो फुल कंट्रोल नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा पावर सेबी को नहीं दी गई थी। इट वॉज लेफ्ट एज अ वॉच डॉग टू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज बट वॉज फाउंड इनइफेक्टिव इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। तो उसको एज अ वॉच डॉग रखा गया था ताकि ये पहरेदारी करे, देखे क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, बट उसको पावर्स नहीं दी गई थी। ठीक है, एज अ रिजल्ट इन मई 1992 जब इंडिया में घपले होने शुरू हुए और काफ़ी शेयर मार्केट क्रैश कर गई, ठीक है, इसके बारे में सारों ने ये वेब सीरीज जो है वो देखी हुई है। ठीक है, तो सेबी वॉज गारंटेड लीगल स्टेटस। तो जब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होने शुरू हो गई, और सबको पता ही है, एक वेब सीरीज चल रही है, मैं नाम नहीं लूँगा, 1991 में बड़े फ्रॉड हुए थे, तो उस फ्रॉड को देखते हुए सेबी को पावर ज़्यादा से ज़्यादा दी गई 1992 में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा रीजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी, सेबी आई क्यों। ठीक है, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है रीजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सेबी आई क्यों, सेबी की ज़रूरत क्या थी। चलिए शुरू करते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट लॉट ऑफ माल प्रैक्टिसेस स्टार्टेड, दैट इज प्राइस रिगिंग, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो शेयर मार्केट में टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा घपले, बेईमानियाँ और चोरी चिकारी शुरू होगी। चोरी मतलब बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो गरीब बंदे को लूट लेते हैं। शेयर का प्राइस एकदम, प्राइस रिगिंग मतलब प्राइस एकदम ऊपर चढ़ा देते हैं, जब आम इंसान वो प्राइस से खरीदता है शेयर तो एकदम नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, ड्यू टू दीज माल प्रैक्टिसेस the small and retail investors started losing confidence and faith in the stock exchange। इतनी ज़्यादा बेईमानी हो रही थी कि आम इंसान का जो फेथ है स्टॉक मार्केट में रहा ही नहीं। ठीक है, कि भाई अब स्टॉक मार्केट में पैसा क्या लगाना, यहाँ तो बेईमानी होती रहती है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप एन एजेंसी और रेगुलेटरी बॉडी नोन एज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस बेईमानियों से परेशान होकर सरकार ने कहा कि भाई ऐसा ना हो कि आम इंसान जो है शेयर मार्केट में पैसा डालना ही भूल जाए। तो सरकार ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कहते हैं सेबी, और 88 में बनी थी और इसको फुल पावर दे दी थी 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। अब ये क्या स्कैम होता है ये आप सर्च कर लेना। ये
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। रोल ऑफ सेबी क्या है और पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए बनी है, चलिए शुरू करते हैं। सेबी वॉज सेटअप विद अ मेन पर्पस ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, सेबी को बनाया गया था ताकि जो भी बेईमानी या शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में होती हैं वो खत्म हो जाए और जो कॉमन इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटा इन्वेस्टर है, उसके इंटरेस्ट को भी सिक्योर करके रखा जा सके। इट वॉज सेटअप टू मीट द नीड्स ऑफ फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स। तो थ्री ग्रुप्स जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, इनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया गया था। पहला, इशूअर्स। फॉर इशूअर्स सेबी प्रोवाइडेड मार्केट प्लेस इन विच दे कैन रेज फाइनेंस फेयरली एंड इजीली। तो जो शेयर्स को इशू करने वाली कंपनियां थी उसके लिए सेबी ने प्रोवाइड की है मार्केट, ताकि वो आसानी से फाइनेंस को रेज कर सकें, अपने फंड्स को रेज कर सकें और वो फंड्स अपनी कंपनी में लगा सकें। दूसरा, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए सेबी क्या प्रोवाइड करती है? फॉर इन्वेस्टर्स इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है कि उनके साथ कोई बेईमानी ना हो जाए, और सप्लाई करती है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड डाटा, जिसको देख के वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर खरीद या बेच सकें। तीसरा जो पार्ट आ जाता है इसमें वो है इंटरमीडियरीज। जो बिचौले होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उनको क्या कहती है? फॉर इंटरमीडियरीज इट प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट। उनके लिए कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट क्रिएट करती है ताकि वो खरीदने और बेचने में हेल्प करें और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करें और ब्रोकरेज कम से कम रखें, ताकि हर कोई बंदा शेयर मार्केट में आके शेयर खरीद या बेच सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी क्या होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सेबी के मकसद क्या होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Overall objectives of SEBI are to protect the interest of investors and to promote the development of stock exchange and to regulate the activities of stock market। तो मेन मकसद क्या है कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ धोखा ना हो जाए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप किया जाए और रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं जिससे कि ये काम एफिशिएंटली चलता रहे। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी आर एज अंडर। नंबर वन, द टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स या किसी भी टाइप के इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उनके राइट्स क्या होते हैं वो किसी और वीडियो में बनाऊंगा मैं। और उनके फंड्स की सेफ्टी देखना, ये ना हो कि उन्होंने पैसे डाले और पैसे पता नहीं किधर गए। तो सारे पैसों का हिसाब किताब होना चाहिए ब्रोकर के पास। टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एंड माल प्रैक्टिसेस। तो फ्रॉड्स वगैरह जो होते हैं शेयर मार्केट में कि अचानक से प्राइस बढ़ गया, अचानक से प्राइस गिर गया, इस फ्रॉड से और माल प्रैक्टिसेस से जो है आम बंदे को बचाना और प्रिवेंट करना। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स एटसेट्रा। तो सेबी क्या करता है? रूल्स रेगुलेशन बनाता है और कोड ऑफ कंडक्ट के किस तरीके से काम करना चाहिए ब्रोकर्स को और अंडरराइटर्स को एटसेट्रा एटसेट्रा। तो रूल्स रेगुलेशंस बनाता है बेसिकली, कंडक्ट कैसे होगा, काम कैसे होगा शेयर मार्केट में, उसके लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फंक्शंस क्या हैं सेबी के। टिल देन, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फंक्शंस ऑफ सेबी, जो कि बिजनेस स्टडीज़ का एक और पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेबी परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो सेबी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने के लिए सेबी को कई काम करने पड़ते हैं। वी विल डिस्कस थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस। कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस। इनको मैंने डिटेल में किया हुआ है। सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं? दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये फंक्शन का मकसद क्या है? ये फंक्शंस इस हिसाब से ऑपरेट किए जाते हैं ताकि जो इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट बना रहे और उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम ना हो। नंबर टू, जो उसने पैसे लगाए हैं वो इधर उधर ना चले जाएं और उसकी पूरी की पूरी सेफ्टी रहे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है टू चेक प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग क्या होता है? प्राइस रिगिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू manipulating the prices of securities with the main objective of inflating or depressing the market price of securities। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अनइमेजिनरी तरीके से किसी भी शेयर के रेट के प्राइस एकदम से बढ़ा देते हैं या एकदम से गिरा देते हैं ताकि आम बंदे को बहुत नुकसान हो जाए। सेबी प्रोहिबिट करती है, क्या करती है? प्रोहिबिट सच प्रैक्टिसेस बिकॉज दिस कैन डिफ्रॉड एंड चीट द इन्वेस्टर्स। इससे क्या होता है? इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग हो जाती है एक टाइप की। उन्होंने शेयर खरीदा एकदम से गिरा दिया, उन्होंने शेयर बेचा एकदम से बढ़ा दिया, तो डिफ्रॉड किया जाता है उनको। समझ के बात?
तो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस चक्कर में आजकल सेबी ने क्या किया है, रूल्स बना दिए हैं एनएससी के अंदर कि कोई भी शेयर भागेगा तो 10% या 20% के सर्किट्स रख दिए कि उससे ज़्यादा नहीं भागेगा, ताकि लोग अलर्ट हो जाएं कि इसमें सर्किट लग गया है तो कोई ना कोई बेईमानी भी हो सकती है। तो एनएससी भी और बीएससी भी और सेबी भी अलर्ट हो जाती है जैसे किसी शेयर पे सर्किट्स लगते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या बीमारी है? ये बड़ी तगड़ी बीमारी है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई भी बंदा जो कंपनी के अंदर काम करता है उसे पहले ही पता लग जाता है कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं या बुरे आने वाले हैं, तो वो अपनी पोजीशन या फिर अपनी बीवी की पोजीशन या बच्चों बुच्चों की पोजीशन जो शेयर मार्केट जिनके नाम पे करता है या अपने रिश्तेदारों को बता देगा कोई इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, तो जैसे ही वो कंपनी रिजल्ट दिखाएगी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का, तो शेयर तो भाग जाएगा, शेयर का रेट भाग जाएगा। तो वो अपने रिश्तेदार को कह देगा भाई शेयर भागने वाला है, पहले ही ले ले और मेरे को 20-30% हिस्सेदारी दे देना, तेरे को बैठे बैठे करोड़ों रुपए बन जाएंगे। समझ की बात? तो इनसाइडर क्या होता है? इनसाइडर इज अ पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी, सच एज कंपनी का कोई डायरेक्टर हो, प्रमोटर हो या कोई एम्प्लॉय वगैरह हो, कोई भी। दीज इनसाइडर्स हैव सेंसिटिव information which affects the prices of the securities। उनको सारा पता होता है कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। This information is not available with the common people at large, but the insiders get this information by working inside the company, and if they use this information to make profits, देन इट इज़ कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जैसे उनको पता लगता है शेयर गिर जाएंगे, वो अपने बल्क में शेयर बेच देते हैं और नीचे जब गिरते हैं तब नीचे वाले रेटों पे ले लेते हैं, डबल ट्रिपल शेयर, क्योंकि ऊपर उन्होंने महंगे बेचे हुए हैं। और अगर उनको पता है कि शेयर भागने वाला है तो मार्केट रेट पे जो माल होता है एकदम से उठा लेते हैं और जैसे ही शेयर भागते हैं उस दिन दोबारा बेच देते हैं। ठीक है। सेबी कीप्स अ स्ट्रिक्ट check on insiders when insiders are buying or selling securities of the company। तो जो सेबी है वो स्ट्रिक्टली वॉच करती है कि इनसाइडर ने कब खरीदा शेयर, कब बेचा। बट इंडिया में एक और सिस्टम शुरू हो गया कि जब भी रिजल्ट आने वाला होता है उसके कुछ दिन पहले ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर देते हैं इनसाइडर्स के लिए, कि अगर उस टाइम पे इनसाइडर ने शेयर बेचे या शेयर खरीदे उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, फाइन लग जाएगा या उन पे ट्रेडिंग बैन लग जाएगा। समझ के बात? थर्ड आ जाता है सेबी प्रोहिबिट्स the fraudulent and unfair trade practices। SEBI does not allow companies to make misleading statements which are likely to induce the sale or purchase of securities by other persons। तो सेबी जो भी फ्रॉडुलेंट मैसेजेस होते हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंपनी देती है उन पे चेक करती है। वो देखती है कि भाई कंपनी ने हवाई में कोई स्टेटमेंट तो नहीं जारी कर दी ताकि उसका शेयर का रेट बढ़ जाए, उस पर लगातार चेक रखती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेट करना इन्वेस्टर्स को। एजुकेट इन्वेस्टर्स। सेबी अंडरटेक्स द स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स सो दैट दे आर एबल टू इवैल्यूएट द सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनीज एंड सिलेक्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज। तो सेबी क्या करती है? एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे आम इंसान को एजुकेशन दी जाएगी कि ये शेयर कब कब खरीदना है, कब कब बेचना है और फ्रॉड्स के साथ कैसे अलर्ट रहना है, ताकि आम बंदे के साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड ना हो। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो सेबी क्या करता है? कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर करता है। सेबी प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है? सेबी हैज इशूड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर वेयर इन कंपनीज कैन नॉट चेंज द टर्म्स इन मिडवे। तो सेबी ने क्या किया? जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रूल बना दिया कि भाई जब तक डिबेंचर होल्डर के पास डिबेंचर रहेगा जितने साल के लिए, जो भी फिक्स टाइम के लिए उन्होंने इशू किया, बीच बिचाले कंपनी अपने रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं करेगी रिलेटेड टू डिबेंचर। तो जिस रूल्स रेगुलेशन या जिस टर्म्स ऑफ कंडीशन पे उसने डिबेंचर लिया है, जब तक डिबेंचर खत्म नहीं होता तब तक वही टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी। सेबी इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड हैज प्रोविजंस फॉर स्टिफ फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। सेबी के पास पूरी पावर्स हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं की, कि भाई कंपनी के बंदों ने शेयर खरीद लिए या बेच दिए ताकि उनको प्रॉफिट हो जाए। ठीक है। और फाइन्स भी लगा सकती है और जेल तक करा सकती है। ठीक है। सेबी हैज स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनरिलेटेड टू मार्केट प्राइस। तो पहले क्या होता था? पहले किसी से रिश्वत खानी है तो उसको सस्ते दामों पे शेयर, करोड़ों शेयर बेच देते थे बड़े बड़े बंदे जो होते हैं। ठीक है ना। तो सेबी ने इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया कि भाई मार्केट रेट से नीचे क्यों बेचे, अगर बेचे तो मार्केट रेट पे बेचो। समझ गए बात? तो ये तो थे आपके प्रोटेक्टिव फंक्शंस जिससे आम इंसान से धोखा ना हो पाए। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन में क्या आता है? दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी टू promote and develop activities in the stock exchange and increase the business of stock exchange। तो बेसिकली ये फंक्शंस वो फंक्शन है जो कि प्रमोट करेंगे और डेवलप करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को, उसकी वर्किंग को अच्छा बनाएंगे, एफिशिएंट बनाएंगे। अंडर दिस कैटेगरी फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी। तो सेबी क्या करती है इसके अंदर? सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज
ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। जितने भी बिचौले हैं, ब्रोकर हैं, अंडरराइटर हैं, जितने भी बंदे बिचौली हैं उनको क्या करेगी, ट्रेनिंग देगी। उनको ट्रेनिंग देगी कि काम कैसे करना है, टाइम टू टाइम अपने आप को एफिशिएंट कैसे बनाना है और बेईमानी कैसे नहीं करनी। ठीक है। सेबी ट्राइज टू प्रमोट एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल अप्रोच इन द फॉलोइंग वे। तो सेबी प्रमोट करती है एक्टिविटीज़ को जो स्टॉक एक्सचेंज में वो टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए या मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी वगैरह वगैरह। इसके अंदर क्या होता है, सेबी हैज़ परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। तो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू सेबी ने इंटरनेट ट्रेडिंग या जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है उसको बढ़ावा दिया है। ठीक है। सेबी हैज़ मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। कि जब भी कोई नई कंपनी शेयर्स इशू करती है वो अंडरराइटर्स के पास जाती है, तो सेबी ने कह दिया ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे कंपनी के पास। एवरी आईपीओ, एवरी लिखना था यार, यहाँ पे स्पीड में लग रहा है ऐसे हो गया। ठीक है। एवरी आईपीओ इन प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। जब भी आईपीओ आएगा, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो प्राइमरी मार्केट में आती है। अगर आपको नहीं पता लग रहा क्या होता है आईपीओ, तो आप क्या कर सकते हो, इस जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा आपको मैंने नंबर वाइज सारे के सारे लिंक दिए, आप नंबर वाइज उसको गो थ्रू करो, आपको आईपीओ पता लग जाएगा क्या है। तो सेबी ने क्या किया है, सेबी ने परमिट दिया हुआ है या परमिशन दी हुई है कि अगर कोई भी नई कंपनी अपना मार्केट में आके सामान बेचना चाहे तो आईपीओ के थ्रू बेच सकती है, मगर उसको कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेटरी फंक्शन क्या होते हैं। दीज फंक्शंस आर preferably performed, ठीक है, performed by SEBI to regulate the business in the stock exchange। तो बेसिकली रेगुलेटरी फंक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेबी इनको टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। ये रिलेट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस से। ठीक है। टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी। नंबर 1, सेबी हैज SEBI has framed rules and regulation as well as code of conduct to regulate the intermediaries such as merchant bankers, brokers, underwriters, etc. तो SEBI टाइम टू टाइम रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करता रहता है और कोड ऑफ कंडक्ट को बदलता रहता है और टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबिलिटी में लेके आता रहता है, ताकि जो भी बिचौली हैं, ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम करें। ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम नहीं होगा तो समझो बेईमानी होगी। दीज इंटरमीडियरीज हैव बीन brought under the regulatory purview and प्राइवेट प्लेसमेंट हैज़ बीन मेड मोर रिस्ट्रिक्टिव। पहले क्या होता था, प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाती थी, मैंने कोई रिश्वतखोरी करनी है या मैंने किसी को रिश्वत के थ्रू कुछ लेन देन करना है जो कि इलीगल है, तो मैं कहूँगा कि भाई मैंने फलां बंदे को मार्केट रेट से सस्ते अपने शेयर दे दिए। सरकार ने इस चीज़ को बैन कर दिया। ठीक है, कि अगर तुमने देने ही है शेयर तो मार्केट रेट पे दो, मार्केट रेट से सस्ते क्यों दे रहे हो, समझ गई बात। थर्ड आ जाता है, सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, share transfer agents, trustees, merchant bankers and all those who are associated with the stock exchange in any manner। तो सेबी रजिस्टर करती है और रेगुलेट करती है किसकी वर्किंग को, स्टॉक ब्रोकर्स की वर्किंग को या सब ब्रोकर्स की वर्किंग को, और सारे बिचौलियों की वर्किंग को रेगुलेट करती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको सेबी क्या करेगी, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी और रेगुलेट करेगी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, सेबी रेगुलेट्स द टेक ओवर ऑफ द कंपनी। अगर किसी भी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना है तो सेबी इसके पूरी की पूरी रूल्स रेगुलेशंस बनाती है और इसको रेगुलेट करती है। ठीक है। अगर रेगुलेट नहीं करेगी तो काम कैसे चलेगा, काम तो चलेगा ही नहीं, तो इसमें बेईमानियां भी हो सकती हैं। ठीक है। इसलिए सेबी क्या करती है, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है कि किस तरीके से एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है। कभी कभी बेईमानियां हो जाती है ना, कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है और उस तरीके से घपला मार के टेक ओवर हो रहा है। ठीक है। कई टाइप के जो हैं फ्रॉड्स होते हैं, आपको नहीं पता अभी, तो उसको पूरा देखती है कि अगर किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना है तो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सेबी कंडक्ट्स इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। सेबी क्या करती है, इंक्वायरीज कंडक्ट करती है और ऑडिट करवाती है स्टॉक एक्सचेंजेस का, कि स्टॉक एक्सचेंजेस में कितने शेयर खरीदे गए, कितने बेचे गए, कोई बेईमानी तो नहीं हुई, कोई कुछ तो नहीं हुआ, समझ की बात। तो बेसिकली देयर आर 3 मेन फंक्शंस ऑफ सेबी, जिसके थ्रू सेबी एक आम इंसान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसको प्रोटेक्टिव फंक्शन कह देते हैं। डेवलपमेंटल फंक्शन में आ गया कि भाई काम को बढ़ाएगी और डेवलपमेंट करेगी स्टॉक एक्सचेंज की, और रेगुलेटरी में रूल्स रेगुलेशंस आ गए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में बता नहीं सकता क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर जो मार्केटिंग है उस पर वीडियोज़ बनाऊंगा। ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।